पारो एक मासूम 6 साल की बच्ची थी जो दिन भर अपने गुड्डे गुड़ियों की दुनिया में खोई रहती थी। उसकी सुबह खिलौनों को सजाने में और रातें उनके ब्याह रचाने में व्यतीत होती थी। पारो की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके दिन अकेले गुड़ियों के संग खेलते हुए ही कट जाते थे। उसे कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। आज सुबह के 8 बज चुके थे, परंतु पारो गहरी नींद में डूबी हुई थी। रात भर उसने अपने गुड्डे गुड़ियों का विवाह जो करवाया था। जब सूरज की किरणें छत पर पड़ने लगी तो नथिया, जो अब उम्र दराज हो चली थी, ने चारपाई पर पड़े पड़े ही आवाज दी, पारो उठ जा बेटी, दिन चढ़ आया है। मगर पारो ने सिर्फ जम्हाई ली और पलटकर फिर से सो गई। नथिया ने जैसे ही चारपाई से उतरकर लकड़ी के सहारे चूल्हे के पास बैठकर आग जलाने की कोशिश की, उसकी सांसें भारी होने लगी। उसने थोड़ा गर्म पानी पिया और अपनी छाती से मलगम निकालकर रेत में दबा दिया। वह किसी तरह हाँफते हुए चूल्हे पर रोटी सेकने लगी। 4 रोटियां कपड़े में लपेटकर पारो को जगाने पहुंची। उठ पारो, तेरा बाप आधी रात को ही हल लेकर ठाकुर के खेतों में काम करने चला गया है, उसे कलियो दिया। पारो ने आलस से करवट ली और बोली, अम्मा मुझे अभी और सोने दे, नींद आ रही है। नथिया की सांसें अब और ज्यादा फूलने लगी। उसने मजबूर होकर कहा, बेटी मेरी हालत ठीक नहीं है, अब मुझसे चलना मुश्किल हो रहा है। तेरी माँ जिंदा होती तो वही दे आती, अब तुझसे ही उम्मीद है। जब पारो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो नथिया ने उसे झकझोरा और आखिरकार उसे उठा दिया। पारो ने थकान से भरी आंखों से उठते हुए कपड़े में लिपटी रोटियां पकड़ ली और जल्दी जल्दी कुल्ला करके सिर पर रोटियों का गट्ठर रखे हुए धीरे धीरे खेतों की ओर चल पड़ी। वह भीष्मा को क्लेव देकर वापस आ गई और एक रोटी खाकर फिर से अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों की दुनिया में लौट गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। नथिया अपने पति के साथ ठाकुर के खेतों में मजदूरी करती रही। जैसे तैसे वह सुबह शाम रोटियां बनाती और अक्सर सांस फूलने पर थकान से लड़ने की कोशिश करती। उम्र के साथ उसकी ताकत कम हो चली थी और दमे की बीमारी ने उसे और कमजोर बना दिया था। पारो अब 8 साल की हो चली थी। उसका जन्म होते ही उसकी मां का स्वर्गवास हो गया था और नथिया ने किसी तरह उसे पाला था। वह बिना मां की बच्ची थी, जिसके नहाने धोने और खाने का कोई समय निश्चित नहीं था। वह सारा वक्त अपनी गुड़ियों के साथ खेलते हुए ही बिताती थी और उसी में उसकी छोटी सी दुनिया समा गई थी। बुरा वक्त कभी पूर्व सूचना नहीं देता। आज ठाकुर के मकान की दूसरी मंजिल की छत का निर्माण हो रहा था। भीष्मा, जो आमतौर पर खेतों में काम करता था, आज छत पर पत्थर खींचते समय पैर फिसला और वह 20 माह ऊंचाई से सीधे नीचे आ गिरा। ऊपर से भारी पत्थर भी उसके सिर पर गिरा, जिसने उसकी खोपड़ी को कुचल दिया। खून का एक विशाल धारा निकल पड़ी और चारों ओर लाल रंग फैल गया। भीष्मा की चीख गले में ही दम तोड़ गई और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर फड़फड़ा कर स्थिर हो गया। भीष्मा की मौत की खबर जैसे ही नथिया के कानों में पहुंची, उसका दिल टूट गया। ऐसा लगा मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कानों में उंडेल दिया हो। 2 वक्त की रोटी का सहारा छिन गया था और आगे की जिंदगी एक घने अंधकार से घिरी रात की तरह नजर आने लगी थी। उम्र और बीमारी से पहले ही कमजोर शरीर और अब पारो के भविष्य की चिंता। नथिया के भाग्य में विधाता ने आखिर क्या लिखा था? गांव के ठाकुर राम सिंह ने समाज के सहयोग से भीष्मा का अंतिम संस्कार करवा दिया। मगर पेट की भूख तो चिरकाल की समस्या थी। अब नथिया और पारो को खुद संघर्ष करना था। नथिया का शरीर कमजोर था और दमे की बीमारी ने उसे और भी जर्जर बना दिया था। पारो, जो घोड़ियों के सिवा कुछ नहीं जानती थी, को भी जीवन के कठोर पाठ सीखने पड़े। धीरे धीरे मजबूरियों की परतें हटती गईं और पेट की भूख ने सब कुछ सिखा दिया। नथिया ने पारो के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया। जब सांसें थमने लगती तो वह पेड़ की छांव में बैठ जाती, थोड़ी राहत पाती और फिर से पारो को लेकर काम करने लगती। 8 साल की छोटी बच्ची, जिसे घोड़ियों के खेल में ही मन लगता था, अब समय से पहले ही परिपक्व हो चुकी थी। खेतों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा था और ठाकुर गुस्से में कह रहा था, नथिया, अगर तेरी लड़की गेहूं नहीं काट रही है तो मैं किसी और को काम दे दूंगा। नथिया ने हाँफते हुए हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, थोड़ा दया करो।
पारो कुछ ही दिनों में आपका गेहूं काट देगी। वह बहुत मेहनत करती है, मगर अभी बच्ची है, उसकी उम्र ही क्या है। पैदा होते ही उसकी माँ चली गई और अब उसके बाप का साया भी सिर से उठ गया। अभी तो खेलने की उम्र है, मगर पेट की आग सब कुछ सिखा देती है। ठाकुर ने कहा, नथिया, तेरी हालत देखकर ही तुझे गेहूं काटने का काम दिया था। मात्र 3 बीघा गेहूं है और 5 दिन में आधा ही कटा है। ऐसे ही चलता रहा तो और 5 दिन लग जाएंगे। फिर उन्होंने एक सुझाव दिया, क्यों न कोई अच्छा लड़का देखकर पारो के हाथ पीले कर दे, तेरे कंधे का बोझ भी हल्का हो जाएगा। नथिया ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, ठाकुर साहब, मेरे पास क्या है जो इसके हाथ पीले कर दूं? मेरा शरीर भी अब साथ नहीं देता, ऊपर से ये दमे की बीमारी, और बेचारी पारो मजदूरी करती है, तभी दादी पोती को रोटी नसीब होती है। शायद भगवान ने इसके भाग्य में यही धक्के लिखे हैं। रात को रोटी बनाने आएगी तो कह दूंगी कि थोड़ा जल्दी काम करें। कहकर नथिया ने अंतिम शब्द बोले और एक अनिश्चित भविष्य की चिंता में डूबी रही। ठाकुर साहब बोले, ठीक है नथिया, तेरी हालत देखकर मुझे दया आती है। काम हो जाए तो 10 शेर गेहूं तुझे मजदूरी से ज्यादा दूंगा। और हां, पारो से कह देना कि हाथ थोड़ा तेज चलाए। अगर तुम उसकी शादी का इंतजाम कर सको तो उसमें भी मैं मदद कर दूंगा, पर काम जल्दी होना चाहिए। इतना कहकर ठाकुर चले गए। नथिया के मन में उथल पुथल शुरू हो गई। उसकी फूल सी बच्ची इस तपती दोपहर में खेतों में गेहूं काट रही होगी। अगर उसके पिता जिंदा होते तो कभी उसे इस तरह काम करने नहीं देते। अगर मेरे हाथ पैर ठीक से चलते तो मैं भी कुछ उसकी मदद कर पाती, लेकिन अब तो मैं उसके ऊपर बोझ बन गई हूं। वही मुझे पाल रही है। भूखी प्यासी जंगल की आग में घिरी होगी वो। मेरे पास तो इतनी भी ताकत नहीं कि उसे एक रोटी क्या पानी भी दे पाऊं। तभी पारो घर आ गई, सिर पर फटी हुई चुनरी लपेटे हुए। धूल और धूप से उसका चेहरा काला हो गया था। होंठ सूख रहे थे और नाजुक शरीर कमजोरी से लरज रहा था। उसके कपड़े धूल से गंदे और जगह जगह से फटे हुए थे। वह गेहूं काटने की दराती एक तरफ फेंक कर घड़े से पानी लेते हुए बोली, माँ, खेत पर बहुत गर्मी है, हालत बहुत खराब हो गई। मैंने पानी भी नहीं लिया था क्या? नथिया ने कहा, ले गई थी बेटी, लेकिन घड़ा जल्दी खाली हो गया। पारो ने अपना मुंह धोकर पानी पिया और फिर लकड़ियां इकट्ठा कर चूल्हे में आग जलाने लगी। नथिया ने पूछा, कितना खेत बाकी है? पारो ने कहा, अभी तो सिर्फ 2 बांट का ही कटा है, 1 बीघा और बचा है। नथिया ने चिंतित होकर कहा, बेटी थोड़ा जल्दी कर, ठाकुर साहब आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी लड़की जल्दी नहीं काटेगी तो किसी और को दे दूंगा। पारो ने जवाब दिया, अम्मा 2 दिन में सब खत्म कर दूंगी। पारो ने आटा गूंदना शुरू कर दिया और अपनी दादी से बातें करने लगी। उसने कहा, थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी, अब तो बहुत गर्मी हो गई है। नथिया ने सहमति में सिर हिलाया और चारपाई पर हांफते हुए बैठ गई। पारो ने पहले अपनी दादी के लिए गर्म पानी किया, फिर रोटियां सेक कर नथिया को दी। खाना खत्म करके वह कपड़े धोने कुएं पर चली गई। नथिया मन में सोचने लगी, कैसे होंगे इस अभागी के पीले हाथ। अगली सुबह पारो दराती लेकर खेत पर पहुंची, लेकिन कुछ ही देर में वापस आ गई। आकर बोली, अम्मा, खेत तो कट चुका है। नथिया ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी कैसे कट गया? तू तो कह रही थी कि 2 दिन और लगेंगे। पारो ने गुस्से में जवाब दिया, अम्मा, मैंने नहीं काटा, ठाकुर ने किसी और से कटवा लिया होगा। अब देखो वो कितनी मजदूरी देंगे। ठीक तभी ठाकुर सिंह वहां आ गए और बोले, पारो, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं अभी खेत से आ रहा हूं, तूने पूरा खेत काट दिया। कल सुबह आकर गेहूं इकट्ठा कर लेना, मैं तेरी मजदूरी दूंगा। और देख, तुझे पूरे 40 शेर गेहूं दूंगा, 1 मन से भी ज्यादा। पारो कहने लगी, बाबा, मैंने तो 2 बीघा काटा था, बाकी 1 बीघा किसने काटा? वह बोला, मुझे क्या पता कौन काट गया। ठेका तो तेरे पास था, इसलिए चाहे जो हो, मजदूरी तो तेरी बनती है। पारो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा था कि केवल 2 बीघा काटे थे, लेकिन अब 1 बीघा का अतिरिक्त अनाज मिल रहा था और ठाकुर वैसे भी मजदूरी देने को तैयार थे। उसकी खुशी का कोई अंत नहीं था। अगली सुबह जब पारो अनाज इकट्ठा करने खेत पहुंची तो चौंक गई। पूरा खेत का अनाज पहले से ही इकट्ठा था। वह सोच में पड़ गई, ये कौन समेट गया? घर लौटकर पारो बोली, अम्मा,
अनाज तो इकट्ठा हो चुका है, इतनी जल्दी कैसे कोई इसे समेट गया? उसकी दादी बोली, मुझे नहीं पता किसने समेटा। मुझे तो बस खेत में सारा अनाज बिखरा हुआ मिला और मैंने उसे नहीं छुआ। पता नहीं कौन इसे इकट्ठा कर गया। दोनों दादी और पोती यही सोचने लगी कि आखिर वो कौन था जिसने अनाज समेटा। उधर रामू के पिता की मृत्यु को 4 साल बीत चुके थे। उस वक्त रामू केवल 8 साल का था, स्कूल जाता था और बच्चों के संग खेलता था। पिता के जाने के बाद उसकी माँ पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकी और रामू भी माँ के साथ खेतों में मजदूरी करने लगा। गरीबी और भूख इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। रामू का भी ऐसा ही हाल था। मजदूरी करते करते उसकी मेहनत ने उसे और मजबूत बना दिया था। अब वह 12 साल का किशोर था। खेतों में जी जान से काम करता और चुपके चुपके पारों की भी मदद कर देता था। लेकिन पारों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। रामू को जब पारों की हालत देखती थी तो उसे बहुत दया आती थी, लेकिन वह खुद कोई धनी व्यक्ति का बेटा नहीं था जो उसकी आर्थिक मदद कर पाता। दिल में दया थी पर जेब में पैसा नहीं, इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप पारों की मदद कर देता और पारों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसका काम कौन कर रहा था। एक दिन पारो ठाकुर के खेत में बाजरे की निराई करने पहुंची। पूरे 10 बीघे खेत की निराई करनी थी और हर बीघे के हिसाब से मजदूरी रुपये 10 तय की गई थी। जब वह खेत पहुंची तो देखा कि रामू पहले से ही निराई कर रहा था। पारो बोली, अरे रामू, तू क्या कर रहा है? ये खेत तो मेरे हिस्से में आया है। रामू हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस खुरपी लेकर आया था, सोचा जरा चलाकर देख लूं। पारो बोली, मगर तूने तो 1 बीघा निकाल दिया। रामू मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, अब जब निकाल ही दिया तो क्या फर्क पड़ता है। जरा पानी पिला दे, गला सूख रहा है। रामू ने सारा पानी पी लिया। पारो शिकायत करती हुई बोली, तूने तो सारा पानी ही खत्म कर दिया, अब शाम तक मैं क्या पीऊंगी। रामू बोला, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए और पानी लाऊंगा। इतना कहकर वह खुरपी लेकर वहां से चला गया। पारो अपने काम में लग गई। भादों की तपती दोपहर थी, धूप पूरे जोश में थी। धीरे धीरे काम करते करते उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया। उसे प्यास लगने लगी, मगर उसका सारा पानी तो रामू पी गया था। अब उसे रामू का इंतजार था कि वह कब पानी लेकर आएगा। प्यास के मारे पारो की हालत बिगड़ रही थी, गला सूखता जा रहा था। वह खुरपी थामे पेड़ की छांव में जा बैठी और इधर उधर नजर दौड़ाकर पानी की तलाश करने लगी। तभी उसे दूर से रामू आता दिखा, जिसके हाथ में एक मटकी लटकी हुई थी। पारो वहीं पेड़ के नीचे बैठी रामू का इंतजार करने लगी। रामू के एक हाथ में पानी की मटकी और दूसरे में खुरपी थी। पास आकर उसने मटकी जमीन पर रख दी और कुर्ते की जेब से गुड़ का एक टुकड़ा निकालकर पारो के हाथ में रख दिया। वह खुरपी थामे पेड़ की छांव में जा बैठी और इधर उधर नजर दौड़ाकर पानी की तलाश करने लगी। तभी उसे दूर से रामू आता दिखा, जिसके हाथ में एक मटकी लटकी हुई थी। पारो वहीं पेड़ के नीचे बैठी रामू का इंतजार करने लगी। रामू के एक हाथ में पानी की मटकी और दूसरे में खुरपी थी। पास आकर उसने मटकी जमीन पर रख दी और कुर्ते की जेब से गुड़ का एक टुकड़ा निकालकर पारो के हाथ में रख दिया। रामू बोला, ले पारो, सुबह से काम कर रही है, खाली पेट पानी पिएगी तो उल्टा असर करेगा। पहले गुड़ खा, फिर पानी पी। पारो ने बड़े चाव से गुड़ खाया और फिर पानी पिया। इसके बाद वह खुरपी थामकर बाजरे की निराई में जुट गई। रामू भी अपनी खुरपी उठाकर उसी के साथ काम करने लगा। पारो ने चौंक कर पूछा, रामू, तू क्या कर रहा है? तुझे दिख नहीं रहा, मैं बाजरा निरा रही हूं। रामू हंसते हुए बोला, मैं भी तो वही कर रहा हूं जैसा तू कर रही है। पारो ने कहा, पर इस खेत का ठेका तो मेरे पास है। रामू ने तपाक से जवाब दिया, तो क्या हुआ, मैं नहीं कर सकता। पारो थोड़ी परेशान होकर बोली, मेरा ठेका 50 रुपए का है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। माँ की दवा और घर का सामान लाना है। रामू गंभीर होकर बोला, तो मैं तुझसे रुपए थोड़ी मांग रहा हूं। पारो ने फिर सवाल किया, तो फिर तू क्यों मेरी मदद कर रहा है? रामू ने सहजता से कहा, तू अभी बहुत छोटी है, खेतों में मेहनत करती है, तुझे देखकर मुझे दया आती है। पारो ने उत्सुकता से पूछा, तुझे मुझ पर ही दया क्यों आती है, पूरे गांव में किसी और पर नहीं? रामू ने कुछ पल के लिए चुप रहते हुए गहरी सांस ली और फिर बोला, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं पारो,
इसलिए तुझे इस हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। पारो ने मासूमियत से पूछा, ये प्यार क्या होता है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, तू अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब समझ जाएगी। इस तरह बातों के साथ साथ काम करते करते दोनों ने शाम तक आधे खेत की निराई पूरी कर ली। जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर ढलने लगा, दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। शाम को जब पारो घर पहुंची तो चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, आज मैंने आधे खेत की निराई कर दी। इतनी जल्दी कैसे निकाल दी, बता। नथिया, जो चारपाई पर लेटी हुई थी, बोली, कैसे किया तूने? पारो मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा, रामू ने मेरी मदद की। अम्मा ने आश्चर्य से पूछा, पर क्यों? पारो ने भोलेपन से कहा, रामू कह रहा था कि वह मुझसे प्यार करता है। अम्मा, यह प्यार क्या होता है? पारो की बात सुनकर नथिया सोच में पड़ गई। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने सोचा, मेरी मासूम बच्ची इस बेरहम दुनिया में कैसे बच पाएगी इस शिकारी से? पर वह मजबूर थी। बिस्तर से उठकर रामू की खबर लेने की ताकत उसमें नहीं थी। उसने अनमने स्वर में कहा, बेटी, ये बड़े लोगों के खेल है, हम गरीबों का इससे कोई वास्ता नहीं। नथिया ने गोलमोल जवाब देकर बात टाल दी, लेकिन पारो कुछ समझ नहीं सकी। वह रोटियां बनाकर पानी लेने कुएं पर चली गई और फिर मटकी भरकर घर लौट आई। नथिया को दवाई देकर पारो अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई। दिन भर की गहरी थकान के बाद पारो को नींद जल्दी आ गई। अगले दिन वह अपनी खुरपी लेकर खेत पर पहुंची तो देखा रामू पहले से ही काम में जुटा था। पारो भी पास आकर बैठ गई और बोली, रामू, तूने अभी तक नहीं बताया कि यह प्यार आखिर होता क्या है? रामू, जिसे खुद प्यार की सटीक परिभाषा मालूम नहीं थी, थोड़ी झिझक के साथ बोला, प्यार के बाद तो शादी हो जाती है। पारो ने हंसते हुए कहा, हट पगले, शादी तो घोड़िया गुड्डे की भी होती है। मैंने भी कई घोड़ियों की शादियां की है, पर अब खेत के काम के कारण उनके लिए समय नहीं मिलता। रामू ने समझाते हुए कहा, जैसे तूने घोड़िया गुड्डों की शादी कराई, वैसे ही असली दुनिया में लड़के लड़कियों की शादी होती है। देखना, एक दिन मैं तुझसे शादी कर लूंगा और तुझे रानी बनाकर घर में रखूंगा, फिर तुझे खेतों में काम नहीं करने दूंगा। पारो ने चौंकते हुए कहा, अगर मैं खेतों में काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? अम्मा क्या खाएगी? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे बदले का काम मैं करूंगा, जो कमाऊंगा उसी से तुझे खिलाऊंगा। पारो को उसकी बातों में उलझन महसूस हुई। बोली, तेरी बात समझ नहीं आ रही रामू। और इसी तरह बातों बातों में उन्होंने पूरे खेत का काम पूरा कर लिया और फिर दोनों घर की ओर चल पड़े। पारो ने कहा, कल ठाकुर से पैसे ले लूंगी, फिर तू अपने हिस्से के आधे पैसे ले लेना। रामू ने गंभीर होकर कहा, मैं पैसे नहीं लूंगा। पारो ने हैरानी से पूछा, क्यों? फिर तू खाएगा क्या? रामू ने धीरे से कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए तेरी मदद कर रहा हूं। मैं इस काम के बदले में पैसे नहीं लूंगा। पारो ने अपनी बात दोहराते हुए पूछा, अगर तू पैसे नहीं लेगा तो खाएगा क्या? रामू ने जवाब दिया, मैं और भी काम करता हूं, उसे खाने का इंतजाम हो जाता है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पारो ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। रामू के दिल में प्यार की लौ जल रही थी, पर मासूम पारो अभी इन जज्बातों को समझने में सक्षम नहीं थी। उधर नथिया चारपाई पर लेटी लेटी हाँफ रही थी। बीच बीच में उसे खांसी के दौरे भी आते थे। पारो ने नथिया की गर्दन के नीचे हाथ लगाकर उसे सहारा दिया, फिर दवा खिलाकर 2 घूंट गर्म पानी पिलाया। अम्मा, तूने कल से कुछ खाया नहीं है, थोड़ी सी रोटी तो खा ले, पारो ने कहा। नथिया हाँफते हुए बोली, बेटी, थोड़ी सांस लेने दे, फिर कुछ खा लूंगी, अभी मेरी इच्छा नहीं है। तभी नथिया को फिर से जोर की खांसी आई, जिससे काफी सारा बलगम निकल पड़ा। पारो ने नथिया का मुंह साफ किया और फिर उसे वापस चारपाई पर लिटा दिया। नथिया का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। उधर ठाकुर साहब ने गांव के दूसरे लोगों की मदद से पारो का विवाह माधव से तय कर दिया था। माधव का गांव 4 कोस दूर था। ठाकुर साहब ने नाई और पंडित को भेजकर रिश्ता पक्का करा दिया। माधव के परिवार में उसकी विधवा मां धनिया थी। माधव के पिता को मरे हुए लगभग 10 साल हो गए थे। उस समय माधव मात्र 4 साल का था। धनिया ने खेतों में मजदूरी कर करके माधव का पालन पोषण किया।
माधव के सारे भाई बहन बीमारी की भेंट चढ़ चुके थे और अब वह अपनी मां का इकलौता सहारा था। अब माधव 14 साल का किशोर बन चुका था। वह खेतों में मजदूरी करता, जबकि उसकी मां धनिया अब वृद्धावस्था के कारण शारीरिक रूप से कमजोर और बीमार हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका शरीर काम का बोझ सहने में असमर्थ हो गया था। माधव की शादी का सपना धनिया के दिल में बसा था और उसने इसके बारे में कल्पनाओं के महल खड़े करने शुरू कर दिए थे। उसने सोचा था कि जब घर में बहू आ जाएगी तो रसोई और घर के कामकाज से उसकी छुट्टी हो जाएगी। खेतों के काम से तो माधव ने पहले ही उसे आराम दे दिया था। अब उसके सपनों में नाती पोतों की किलकारियां गूंजने लगी और उसका मन भविष्य के सुनहरे दिनों की उड़ान भरने लगा था। धनिया अपने दिल में रोज नए नए सपनों के ताने बाने बुनती थी। वह सोचती, मेरे माधव के बच्चे मेरी गोद में पलेंगे, मैं उनकी देखभाल करूंगी, उनका पालन पोषण करूंगी, बहू को अपनी बेटी की तरह रखूंगी ताकि घर में शांति और खुशी बनी रहे और मेरा बुढ़ापा चैन से बीते। इसी तरह वह हर रोज नए सपनों में खोई रहती, मानो उसका दिल उन सुनहरे भविष्य की ओर देख रहा हो। समय धीरे धीरे बीता और आखिरकार माधव की शादी का दिन आ ही गया। बारात पारों के दरवाजे तक पहुंची। नगाड़ों की गूंज और शहनाई की मिठास ने वातावरण को मधुर बना दिया। ठाकुर साहब ने अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार बारात का स्वागत किया। रामू, जिसका दिल टूट चुका था, बस मन महसूस कर विवाह के आयोजन में सहयोग करता रहा। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और पारों की सखियां खुश होकर नाच रही थी। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन रामू के लिए यह खुशी का नहीं बल्कि दुख का दिन था। वह भीतर से बुरी तरह टूट चुका था। उसकी दुनिया उजड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने वह लड़की जिससे वह प्यार करता था किसी और की हो रही थी। उसके सपने चूर चूर हो रहे थे। जैसे जैसे विवाह की रस्में पूरी होती जा रही थी, रामू का दिल और ज्यादा बोझिल होता जा रहा था। हवन कुंड के चारों ओर फेरे लगने लगे और मंत्रों की ध्वनि उसके दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। वह मासूम पारों को देखता जिसकी मदद करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। उसके दिल में पनप रहे प्यार के बीज अब जलते अंगारों में बदल चुके थे। रामू का हृदय दर्द से चीत्कार कर रहा था, पर वह किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। वह अपने मन को महसूस कर चुपचाप देखता रहा, जैसे किसी ने उसके सपनों का संसार उजाड़ दिया हो। पारो, जिसने बचपन में गुड्डे घोड़ियों की शादियां खेल खेल में कराई थी, अब खुद दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी। उसे अब भी ये सब खेल जैसा लग रहा था, जैसे वह अभी भी गुड्डा गुड़िया का विवाह कर रही हो। लेकिन यह विवाह वास्तविक था और इसके साथ ही रामू का दिल हमेशा के लिए टूट गया। विवाह के उपरांत गुड़िया अपने गुड्डे के संग नए जीवन की ओर विदा हो जाती है। वह बस यही जानती थी कि वह एक साधारण यात्रा पर निकल रही है। उसे इस घोर सच्चाई का भान नहीं था कि विवाह आत्माओं का एक शाश्वत बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। उसकी नादानी में वह माधव को गुड्डे जैसा ही मान बैठी थी और रामू और माधव में कोई फर्क नहीं समझ सकी। जब सुबह की हल्की धुंधलकी में पहाड़ों की ओर बैलगाड़ी रवाना हुई, वह अपने मासूम दिल में माधव को सिर्फ एक साथी समझ विदा हो गई। वहीं दूसरी ओर रामू के सारे सपने नगाड़ों की गर्जना में गुम हो गए। रामू की हालत उस किसान जैसी हो गई जिसने अपनी पूरी फसल बर्बाद होते देखी हो। उसके बिखरे हुए अरमानों का मलबा उसकी आंखों के आंसुओं के संग बह निकला। उसकी आंखें पलकों की सीमाएं तोड़ गंगा यमुना की तरह आंसू बहाने लगी। वह अपने टूटे हुए दिल को समेटे एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। आसमान में सूर्य अपनी पूरी तपन के साथ चमक रहा था, लेकिन रामू के भीतर सिर्फ अंधेरा था। बारात आगे बढ़ रही थी, लेकिन माधव के पेट में अचानक जलन उठी। कुछ समय बाद उसे उल्टियां होने लगी और दस्त भी। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। बारातियों ने उसे कई घरेलू नुस्खे दिए, अजवाइन, हरन का चूर्ण, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, होंठ सूख गए और बेचैनी इतनी बढ़ गई कि एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। पानी पीते ही उल्टियां हो जाती और माधव की हालत बद से बदतर होती चली गई। बारातियों ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे रास्ते में एक गांव के वैद्य के पास ले गए, लेकिन वैद्य ने देखते ही कह दिया,
इसको हैजा हो गया है, अब इसका भगवान ही मालिक है। माधव की स्थिति लगातार गंभीर होती गई। उसके शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। हाथ पैर हिलना डुलना छोड़ चुके थे, आंखें पथरा गईं और फिर चलते चलते माधव ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसकी मृत्यु से पूरी बारात में हाहाकार मच गया। पारो ने बस इतना ही समझा कि उसका गुड्डा मर गया। बाराती माधव का शव लेकर गांव लौट आए और विधवा पारो भी साथ थी। गांव पहुंचते ही धनिया माधव की लाश देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसका एकमात्र सहारा, उसकी बुढ़ापे की लाठी, उसका जीवन का उजाला अब सदा के लिए बुझ चुका था। वह रोते रोते बेहोश हो गई। आरती पारो के भाग्य को कोसने लगी। कैसी मनहूस बहू आई जो घर की दहलीज पर पैर रखने से पहले ही मेरे बेटे को निकल गई। पैदा होते ही मां को खा गई और अब घर आते आते मेरे बेटे को भी छीन लिया। समाज के कुछ लोग पारो को दोषी ठहराने लगे, लेकिन एक समझदार औरत ने कहा, इस बच्ची का क्या दोष है? यह तो अबोध है। इसे तो यह भी नहीं पता कि उसका पति मर चुका है। ये सब इसे बस एक खेल जैसा लग रहा है। हम क्यों इस मासूम पर गुस्सा निकाल रहे हैं? सोचो, इस नन्ही सी विधवा को अब पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारनी पड़ेगी। ये अभागी जन्म से ही दुख झेल रही है। भगवान जाने इसके भाग्य में और क्या क्या लिखा है। धनिया को होश आया तो वह माधव की लाश के पास बैठकर फिर रोने लगी। उसका उजड़ा संसार उसकी आंखों के सामने था। विश्वास टूट चुका था। नाती पोतों की जो आशा थी वह भी अब चूर हो चुकी थी। उसकी बची हुई जिंदगी अब अमावस्या की काली रात जैसी बन गई थी। पारो के कदमों के घर की दहलीज पर पड़ने से पहले ही धनिया का संसार लुट चुका था। बाकी बचा जीवन बस एक अर्थहीन ठोकरे खाने वाला बुढ़ापा था। गांव वालों ने मिलकर माधव का अंतिम संस्कार कर दिया और धनिया का संसार हमेशा के लिए उजड़ गया। रीति रिवाज के मुताबिक विधवा पारो के बाल जबरदस्ती मुंडवा दिए गए। पारो ने अपने बालों के लिए बहुत आंसू बहाए, मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसे सफेद साड़ी भी पहना दी गई। पहाड़ों ने जैसे सफेद साड़ी के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके मन की पुकार को कौन सुनने वाला था। अगर मेरे घुट्टे ने दम तोड़ दिया है तो मैं एक नई शुरुआत करूंगी, तब मैं लाल साड़ी पहनूंगी, पारो सोचती। उसकी गुड़िया भी शादी के मौके पर लाल साड़ी पहनती थी, पर उसे यह फर्क समझ नहीं आता था कि सुहागन क्या होती है और विधवा क्या होती है। कुछ समय तक पारो ने भी सुनी सुनाई तानों को सहन किया। उसे भोजन के साथ गालियां भी मिलती और उसकी जिंदगी धीरे धीरे कम होती चली गई। मगर जल्दी ही धनिया ने उसके हाथों में खुरपी पकड़ा दी और बोली, क्या तू लक्ष्मी बनी पड़ी रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मैं तेरे लिए कब तक काम करूं? धनिया ने पारो से खेतों में मजदूरी करवाना शुरू कर दिया, जैसे वह अपने गांव में करती थी। गांव में रामू उसकी मदद करता रहता था, लेकिन यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं था। गांव में उसकी अम्मा उसे कभी डांटती भी नहीं थी, मगर यहाँ उसे डांट के साथ पिटाई भी मिलने लगी थी। जरा सी गलती पर धनिया उस पर हाथ उठा देती। गालियां तो उसकी जुबान से ऐसे टपकती जैसे अमृत की बूंदें। पारो की नियति यह बन चुकी थी कि वह दिन भर की मेहनत के बाद इनाम में गालियां और मार खाती। एक दिन आधे दिन तक काम करने के बाद धनिया ने उसे घर भेजा और कहा, जा तू घर जाकर रोटी बना लेना। पारो ने सोचा, आज तो अच्छा समय है, मैं अपने लिए गुड्डा बना लूंगी और उससे शादी करके लाल साड़ी पहनूंगी। तब माजी भी मुझे अम्मा की तरह प्यार करेंगी। पारो सुई, धागा और कुछ फटे हुए कपड़े लेकर गुड्डा बनाने बैठ गई। गुड्डा अभी आधा ही बना था कि धनिया आ गई। उसने कहा, यह क्या कर रही है हरामखोर, रोटी बनाई या नहीं? पारो ने कहा, नहीं माँ जी। धनिया गुस्से में बोली, इतनी देर से आई है और अब तक रोटी नहीं बनी, तो क्या कर रही थी? पारो ने धीरे से कहा, मैं गुड्डा बना रही थी। धनिया ने चिमटा उठाया और कहा, तू अब गुड्डा से खेलेगी लुगाई होकर? अभी तुझे गुड्डा बनवाती हो। और इतना कहकर धनिया ने पारो की पीठ पर चिमटा बरसाना शुरू कर दिया। पारो की पीठ पर चोटों के गहरे निशान उभर आए। उसकी चीखें जुबान से निकलने के साथ ही आंखों से आंसू बनकर बहने लगी। वह अपना गुड्डा अधूरा छोड़कर चूल्हा जलाने लगी। उसे नहीं पता था कि गुड्डा बनाने की इतनी बड़ी सजा उसे आज मिलेगी। पारो को 6 साल बीत चुके थे। इन 6 सालों में उसने मार खाई, गालियां सुनी और दिन भर खेत में मजदूरी की। वह अब नादान नहीं रही, 14 साल की किशोरी बन चुकी थी।
अब उसे भी प्यार की भाषा समझ में आने लगी थी, मगर वह जानती थी कि वह विधवा है। सुहागन और विधवा का फर्क अब उसकी समझ में आने लगा था। अब उसे सफेद साड़ी से भी कोई नाराजगी नहीं थी। गुड्डा गुड़िया का खेल उसके जीवन से पीछे छूट चुका था। बालों ने कभी माधव का प्रेम तो नहीं देखा था, मगर उसे रामू का प्यार अच्छी तरह याद था। अब उसे रामू की यादें बेचैन करने लगी। कभी वह उस प्यार की भाषा से अनजान थी जो रामू उसे जताता था, लेकिन आज वह हर उस एहसास को समझने लगी थी। मन उसका रामू के पास उड़ जाना चाहता था। जब पारू ससुराल गई तब रामू उसकी दादी अम्मा नथिया की सेवा में लगा रहता था। रामू को बस यही संतोष था कि वह पारो के नाम से ही उसकी दादी की सेवा कर पा रहा था। मगर नथिया को मरे 2 साल बीत चुके थे और रामू अब भी पारो को भुला नहीं सका था। पारो मासूम थी और इसी मासूमियत में वह व्यापारियों की मदद करती करते रामू के दिल में बस गई थी। रामू का प्रेम धीरे धीरे उसके दिल में गहराता गया, लेकिन तभी ठाकुर साहब और समाज के दबाव में अनाथ पारो का विवाह करा दिया गया। रामू ने अपने बाल मन की व्यथा दबाकर विवाह की तैयारियों में भी हाथ बटाया, मगर उसकी अंदरूनी पीड़ा उसने कभी किसी से व्यक्त नहीं की। वह देखता रहा और पारो उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गई। रामू का दिल चकनाचूर हो गया और उसके सपने बिखर गए। वह पारो की मूरत अपने दिल में बसाए रखता था, उसी से मन ही मन बातें करता। वह जानता था अब पारो लौटने वाली नहीं है। रामू ठाकुर साहब के खेतों में मजदूरी करता और पारो की यादों में खोया रहता। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते जब पारो की यादें उसे घेरती। वह तपती गर्मियों के दिन थे, सूरज अंगारे बरसा रहा था। पारो दिन भर खेत में गेहूं काटती रही और रात के करीब 10 बजे थकी हारी घर लौटी। मटके से पानी लेकर उसने अपना चेहरा धोया और सूखी रोटी के साथ पानी निगलकर चारपाई पर पसर गई। मेहनत ने उसके शरीर को थका दिया था, मगर आंखों में अब भी रामू के सपने तैर रहे थे। तभी धनिया ने चिल्लाकर पूछा, सारा खेत काट लिया या कुछ कल के लिए छोड़ आई, हरामखोर? पारो ने थकान भरी आवाज में कहा, मांझी कल का बच गया है। धनिया ने उसे फिर गालियां बकते हुए कहा, कुछ काम करती भी है या यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है? पारो ने ठंडी आह भरते हुए कहा, पूरा दिन तो खेत में बिताती हूं मांझी। मगर धनिया का ताना जारी रहा, अगर ठीक से काम करती तो सब काट चुकी होती। पारो ने निराशा से कहा, 3 बीघा खेत है मांझी, 2 दिन में कैसे कटेगा? कल तक काट दूंगी। पारो की आंखों से आंसू छलक पड़े। इतनी मेहनत के बावजूद उसे ताने और गालियां ही मिलती थी। वह सोचने लगी, अगर रामू होता तो वह मेरी मदद कर देता। वह याद करने लगी कैसे रामू ने उससे वादा किया था कि वह उसे खेतों में काम नहीं करने देगा, उसे रानी बनाकर रखेगा। मगर अब वह खुद को एक दासी से भी बदतर महसूस करती थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में रामू की यादें थी और शरीर थकान से टूट चुका था। वह चारपाई पर लेटी लेटी रामू के सपनों में खो गई। कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब 3 बजे धनिया की कड़कती आवाज आई, ओ लक्ष्मी उठ जा, गेहूं काटने जाएगी या यूं ही पड़ी रहेगी? पारो का शरीर थकान से चूर था, नींद पूरी नहीं हुई थी। धनिया की कर्कश आवाज सुनते ही पारो एक झटके में उठ खड़ी हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, जाती हो मांझी? और कोने में रखी दराती उठाने लगी। जब वह धनिया के पैर छूने के लिए झुकी तो धनिया गुस्से में बोली, आज सारा खेत कट जाना चाहिए, नहीं तो चिमटे से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। पारो ने सहमते हुए हामी भरी, हाँ मांझी, आज कट जाएगा। मगर धनिया की भ्रुकुटी तनी रही, कटेगा कैसे? अगर नहीं कटा तो आज तुझे डंडे से मारूंगी। पारो ने धनिया के पैर पकड़ लिए और मन ही मन सोचने लगी, कितनी मेहनत के बाद यह मिल रहा है, आत्महत्या क्यों न कर लो, इस नर्क जैसी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। आज ही कुएं में कूद जाऊंगी। जिंदा रहने का अब कोई मतलब नहीं रहा। अब तक तो गालियां और ताने सहती आ रही थी, अब चरित्र पर भी लांछन लगाई जा रही है। कल मांझी ने कहा तो कल समाज भी यही कहेगा। मैं विधवा हूं, किसे अपना मुंह दिखाऊंगी? कौन है मेरा इस दुनिया में? उसके मन में विचार मचल रहे थे, अब भगवान ही सहारा है। इस दुनिया को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा।
चरित्र पर लगे दाग से तो यही रास्ता सही लगता है। वह पैर छोड़ते हुए धीमी आवाज में बोली, जाती हूँ माँ जी। शायद उसके दिल में कुछ और कहने की इच्छा थी, मगर शब्द गले में ही अटक गए। हाथ में दराती लेकर वह घर से बाहर निकल गई। उसके कदम धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। धनिया द्वारा दिए गए सारे कष्ट उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आज उसे लग रहा था, अगर माधव के साथ उसकी भी जिंदगी का अंत हो गया होता तो कितना अच्छा होता। माधव उसकी जिंदगी का स्वामी था, मगर अब वह कभी लौटकर नहीं आएगा। पारो के मन में बीते दिनों की स्मृतियां गहराने लगी। उसे अपनी अम्मा की याद आ गई। वहां भी काम करती थी, मगर अम्मा का प्यार हर थकान को पल भर में मिटा देता था। आज उसे रामू की भी बहुत याद आ रही थी। रामू जो हमेशा उसकी मदद किया करता था। उसकी परेशानियों में कितनी बार रामू ने उसका साथ दिया था। रामू की सूरत उसकी आंखों में उभर आई और वह सम्मोहन में रामू के पीछे पीछे चलने लगी। उसकी तड़प उसे कुएं की ओर जाने से रोक रही थी। रामू की यादों में खोई पारो भूल गई कि वह कहाँ जा रही थी। रामू की तस्वीर उसके सामने नाचने लगी और उसके कदम बिना सोचे समझे उस सूरत के पीछे पीछे बढ़ने लगे। अचानक उसकी चेतना जागी और उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका, पारो, ये क्या कर रही है? तू विधवा है। समाज तुझे स्वीकार करेगा? क्या रामू तुझे अपना लेगा? समाज में विधवा विवाह की कोई जगह नहीं है। उसके कदम थम गए। पीछे मुड़कर उसने फिर कुएं की तरफ देखा, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने अपनी दर्द भरी जिंदगी तैरने लगी। सुबह से रात तक बस घर के काम, फिर खेतों में मजदूरी। न दिन को सुकून, न रात को चैन। प्यार का कोई नाम नहीं, बस गालियां, मजदूरी और संघर्ष। वह कुएं के पास पहुंची, मगर तभी उसके मन ने उसे रोका। रामू तेरा है, वह तुझे अवश्य अपनाएगा। समाज से लड़कर वह तुझे रानी बना देगा। वह तुझे प्यार करता था, तेरी मदद करता था। यहाँ तेरा कौन है? तू किसके लिए हार मान रही है? मन और आत्मा के बीच एक गहरा संघर्ष चल रहा था। रामू की यादें पारो के मन में बसी हुई थी और एक अनजाना विश्वास उसे आश्वस्त कर रहा था कि रामू उसे अपना लेगा। यह सोच उसे बार बार उसी ओर खींच रही थी और उसके कदम अनायास तेज होते जा रहे थे। वह सुबह होते होते अपने गांव के नजदीक पहुंच गई। दूर से ठाकुर साहब के खेतों की ओर उसकी नजरें उठी, जहां बचपन में उसने फसल काटी थी। गेहूं के खेत तैयार खड़े थे और धीरे धीरे उसके पैर उसी दिशा में मुड़ गए। पारो ने देखा कि रामू खेत में गेहूं काट रहा था। वह भी खेत के दूसरे छोर पर जाकर बैठ गई और दराती उठाकर गेहूं काटने लगी। किसी ग्रामीण को इसकी भनक भी नहीं लगी। दोनों कटाई करते करते अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। पारो को देखकर रामू चौंक उठा। अरे पारो, तुम यहाँ? पारो ने सिर हिलाया। हाँ, मैं पारो हूँ। तुम तो अपनी ससुराल में थी, रामू ने पूछा। वहां से चली आई, पारो ने शांत स्वर में जवाब दिया। क्यों? रामू ने हैरानी से पूछा। पारो की आंखों में हल्की चमक आई। क्या तू मेरी मदद करेगा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तेरी मदद करता रहा हूं, बदले की बात नहीं है। मैं तुझसे प्यार करता था, इसलिए मदद करता था। पारो ने नम्रता से जवाब दिया। हाँ, मुझे अब एहसास हुआ है। मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए तेरे पास आई हूँ। रामू ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मैंने हमेशा कहा था, जब तू बड़ी होगी तब समझेगी। अब तू समझ गई है। मैं तेरा इंतजार करता रहा हूँ। पारो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुझसे प्यार करती हूँ और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर तेरे पास आई हूँ। क्या तू मुझे अपनाएगा? रामू की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, हाँ पारो, मैं तुझे रानी बना लूंगा, जैसे मैंने कहा था। रामू की बाहें फैल गईं और पारो रोते हुए उसमें समा गई। दोनों को महसूस हुआ कि वे जन्मों के साथी हैं, जैसे दोनों की आत्माएं एक दूसरे को जानती थी। रामू ने प्यार से पारो को अपनी बाहों में समेट लिया और उस वक्त वे दोनों मानो दुनिया से दूर अपनी अलग ही दुनिया में खो गए। कुछ समय बाद रामू अपने घर पहुंचा और अपनी मां को सब कुछ बताया, लेकिन उसकी मां ने विधवा को बहू बनाने से साफ मना कर दिया। इस पर रामू ने दृढ़ता से कहा, मैं सिर्फ पारो से ही विवाह करूंगा। बात जब ठाकुर साहब तक पहुंची तो उन्होंने भी आकर रामू की मां को समझाया कि पुरानी रूढ़िवादी सोच को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी देखनी चाहिए। पारो संस्कारी है, मेहनती है
और यही काफी है। आखिरकार रामू की मां ने पारो को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। अब रामू और पारो खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। लखमीरपुर एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे बंजर इलाके में एक छोटा और पुराना घर बना था जो कई वर्षों से वीरान पड़ा था। इस घर के पास कोई भी आता जाता नहीं था। इसके पीछे एक गहरा कारण था। गांव वालों का मानना था कि उस जगह पर काली शक्तियों का वास है। आधी रात को उस घर के बंद कमरे से कभी घुंघरुओं की आवाजें आती तो कभी किसी लड़की के सिसकने की। कभी कभार वही लड़की देर रात दर्द भरे सुरों में गाना गाती, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। आज के इस विज्ञान और तकनीक के दौर में ऐसी बातों पर शायद ही कोई यकीन करे। खासकर शहर के पढ़े लिखे लोग इसे महज अंधविश्वास मानते हैं। उनका मानना होता है कि ऐसी बातें बस डर फैलाने के लिए होती है, विशेषकर गांवों में। मुंबई से आया एक धनी व्यापारी जिसका नाम अनुज अग्निहोत्री था। जितना प्रभावशाली उसका नाम, उतनी ही प्रभावशाली उसकी शख्सियत थी। एक सुबह उस घर के पास अपनी काली मर्सिडीज में पहुंचा। कार से उतरे तो बड़े ही गर्व से पहला कदम जमीन पर रखा। उन्होंने उस बंजर जमीन पर नजर डाली और तुरंत फैसला किया, यहां उनका शानदार होटल बनेगा। इस परियोजना के तहत उन्हें उस घर सहित पूरी जमीन खरीदनी थी। गांव के मुखिया को इनाम देकर अग्निहोत्री ने वह सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। मुखिया के घर से लौटते वक्त अग्निहोत्री ने बीच गांव में अपनी कार रोकी। गांव के अनपढ़ लोग बड़ी गाड़ी देखकर इकट्ठे हो गए। अग्निहोत्री ने खिड़की से कुछ गांव वालों से कहा कि उन्हें उस घर का नवीनीकरण कराना है और जो काम करना चाहे वह अगली सुबह आ सकता है। एक बुजुर्ग ने आश्चर्य से अग्निहोत्री की ओर देखा और पूछा, कौन सा घर? अग्निहोत्री ने जवाब दिया, वही जो गांव के बाहर सालों से बंद पड़ा है। बस इतना कहना था कि गांव वाले उन्हें घूरने लगे। अग्निहोत्री कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक और बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, साहब, उस घर में भूत प्रेत की बाधाएं हैं। हर रात एक बंद कमरे में लड़की अपनी दर्द भरी आवाज में गाना गाती है। सबने सुना है। बुजुर्ग की आवाज में कुछ और लोगों की सहमति मिल गई। 2-4 और लोग भी उस बुजुर्ग के साथ मिलकर बोले, साहब, हम तो यही कहेंगे कि इस घर को न खरीदें तो बेहतर होगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर अनुज अग्निहोत्री के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उन्होंने सबको डांटते हुए कहा, चुप रहो, मैं किसी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता। ये सब बेकार की कहानियां हैं। गुस्से में उन्होंने कार की खिड़की बंद की और ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी निकालो। ड्राइवर ने रास्ते की परवाह किए बिना तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। अगले 2 हफ्तों में शहर से बुलाए गए मजदूरों ने उस पुराने घर को बेहतरीन तरीके से नवीनीकृत कर दिया। घर की नई चमक देखकर अग्निहोत्री ने फैसला किया कि होटल बनने तक वह इसी घर में रहेंगे। रात का समय था, तकरीबन 12:30 बजे। अपना काम समाप्त कर अग्निहोत्री जी सोने के लिए लॉबी से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर उस बंद कमरे की ओर गई। उस पुराने दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था जिस पर लाल और सफेद रंग के धागे बंधे हुए थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यही वो भूतिया कमरा था जिसके बारे में गांव वाले अजीबोगरीब बातें करते थे। मन ही मन खुद को तसल्ली देते हुए बोले, इन बेवकूफों को मैंने कहा था कि इसका भी रेनोवेशन करना है। अग्निहोत्री धागों को तोड़ने लगे। पास पड़ा पत्थर उठाकर उन्होंने ताले पर कई बार की। आखिरकार ताला टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजे की कुंडी जाम हो चुकी थी, पर अग्निहोत्री ने जोर लगाते हुए उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, अंदर से किसी के रोने की आवाज आई और साथ ही एक बेहद दर्द भरी धुन भी सुनाई दी, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, एक धुंधली सी धुएं जैसी आकृति हवा में तैरती हुई दरवाजे से बाहर निकली और सीधा उनके सामने आ खड़ी हुई। जिस बात की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी वह अब उनके सामने साकार हो चुकी थी। अग्निहोत्री के तो पसीने छूट गए, डर से उनका शरीर कांपने लगा। तभी वह धुआं एक स्त्री की शक्ल लेने लगा।
वह स्त्री नव विवाहित की तरह 16 श्रृंगार में सजी धजी लाल जोड़े में हवा में तैरते हुए उनके सामने गुस्से से भरी खड़ी थी। उसकी नजरें अग्निहोत्री जी को भेदती हुई उन्हें घूर रही थी। अग्निहोत्री जी के मन में अचानक ये बात कौंधी कि वह कहाँ खड़े हैं। भय ने उन्हें जकड़ लिया और भागने की योजना उनके मन में बनने लगी। मगर उससे पहले वह रहस्यमयी स्त्री उनके सामने आई, मुस्कुराई और फिर उनकी आंखों के सामने ही धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। हालांकि उसकी आवाज की गूंज हवाओं में वैसे ही तैरती रही। तेरे प्यार में नहीं तोड़ना। यह देखते ही अग्निहोत्री जी ने ठान लिया कि वह सुबह होते ही होटल प्रोजेक्ट रोककर सीधे मुंबई लौट जाएंगे। वहीं दूसरी ओर वीर नामक युवक रात 11 बजे तक अपने फोन पर एक साउथ इंडियन फिल्म देख रहा था, जो उसका रोज का रूटीन था। मूवी के बीच में माया का व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया तो वीर ने फिल्म रोककर चैटिंग शुरू कर दी। कुछ घंटों की बात के बाद उसकी आंखें थकान से बोझिल हो गईं। फोन की बैटरी भी केवल 5% बची थी। दोनों ने बाय कहा और फोन रखकर वीर ने लाइट बंद की और आराम से सोने चला गया। अभी उसे सोए कुछ घंटे ही हुए थे कि उसकी आंखों के सामने धुंधले दृश्य तैरने लगे, मानो किसी फिल्म का रील चल रहा हो। एक गांव की सरकारी स्कूल का आंगन था, जहां मास्टर जी और कुछ मेहमान बैठे थे। स्टेज पर माइक थामे 16 साल की दो छोटी वाली खूबसूरत लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ी थी और अपनी मीठी आवाज में गा रही थी। वह वही पुराना गाना था जो हर बार वीर को अजीब सपनों की दुनिया में ले जाता था। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। अचानक दृश्य बदला। अब वह लड़की कुछ गुन्नों के साथ खींची जा रही थी। अगले पल वीर खुद को एक नायक की तरह उन गुंडों से लड़ते हुए देखता है। फिर एक विवाह का दृश्य उभरता है। सुहागरात की सेज पर दुल्हन घूंघट ताने शर्माते हुए अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। अगले ही पल क्रूरता से उसका गला दबाया जा रहा था और एक झील के किनारे वह विवाह के जोड़े में लहूलुहान पड़ी थी। वीर उसे अपनी बाहों में उठाए गांव की ओर भाग रहा था, जब अचानक पीछे से किसी ने उस पर वार किया और उसकी नींद टूट गई। वह कुछ देर तक इन भयावह घटनाओं के बारे में सोचते हुए बैठा रहा, फिर पानी पीकर दोबारा सोने की कोशिश की। इस बार उसे गहरी नींद आ गई, लेकिन सुबह एक और सपना उसकी नींद उड़ाने के लिए आ पहुंचा। उसने देखा कि वह गांव की सीमा पर खड़ा है और वीरान पगडंडी पर एक लड़की के साथ भाग रहा है। अचानक गुंडों ने उन्हें घेर लिया और वीर ने उनसे जमकर मुकाबला किया, लेकिन फिर उस लड़की का वहीं गिर पड़ना और वीर का उसकी ओर मुड़ना, और तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया। तभी वीर की आंखें एकदम खुल गईं और वह तुरंत उठकर बैठ गया। यह जो उसने देखा था, क्या वह बस एक सपना था या फिर हकीकत? शायद यह सपना ही था, पर कहीं न कहीं उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वीर का मस्तिष्क उधेड़ बुन में था। क्या यह सब पहले उसके जीवन में घट चुका है? वरना क्यों ये घटनाएं बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही हैं? उसने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 7 बज चुके थे। वही डरावने सपने जो वीर को बार बार परेशान करते थे, आज फिर से उसे झकझोर गए थे। रणबीर के पास सिर्फ सवाल थे और उनके उत्तर उसे स्वयं खोजना थे। सुबह 8 बजे वीर तैयार होकर अपनी बाइक पर सवार हो कॉलेज के लिए निकल पड़ा। रास्ते में हमेशा की तरह उसने अपनी बाइक रोकी और सोचा, मैं यहाँ रोज आता हूँ और यहाँ की चाय मेरी सबसे पसंदीदा है। वीर ने वहां खड़े एक लड़के को पुकारा, अरे ओ छोटू, एक हाफ कटिंग चाय देना। चाय का इंतजार करते हुए वीर ने अपना मोबाइल निकाला और व्हाट्सएप चेक किया। माया का लास्ट सीन 1:15 पर था, जो कि पिछली रात का था। वीर ने करीब 1 बजे के आसपास सोया था, इसलिए शायद उसकी आंखों में अब भी थकान थी। आज अगर शर्मा सर की असाइनमेंट ना होती तो वह शायद कॉलेज भी नहीं जाता और अपने कमरे में ही आराम से 12 बजे तक सोता। कल रात माया से ऐसी क्या बातें हुई थी कि समय का पता ही नहीं चला। वीर ने सोचा, शायद माया ने उसे आई लव यू कहा था, पर वीर कोई खास जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि उससे पहले ही उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी और उनकी बातें अधूरी रह गई। 12:40 पर वीर ने माया से कहा था कि अब सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई थी और उन्होंने तय किया था कि बात कल पूरी करेंगे। आज माया फिर पूछेगी कि क्या वो मुझसे प्यार करती है। वीर मन ही मन सोचने लगा,
और उसे एक बार फिर वही पुरानी बात कहनी होगी। हम सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त बनकर ही रहें तो अच्छा है। ऐसा नहीं था कि वीर माया से प्यार नहीं करता था। वीर भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो उसे रोक रहा था। तभी चाय का प्याला लिए वह लड़का आ गया। वीर अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, लेकिन लड़के ने उसे पुकारा, साहब आपकी चाय? और हंसते हुए कहा, मेरा नाम छोटू नहीं कार्तिक है। वीर मुस्कुराया और उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, फिर सब तुम्हें छोटू क्यों बुलाते हैं? लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाय बेचता हूँ। चाय वाले लड़कों का कॉमन नाम ही छोटू होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वीर ने हंसते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें छोटू नहीं कार्तिक बुलाऊंगा, चलेगा ना? ये कहते हुए वीर ने अपने वॉलेट से रुपये 10 का नोट निकाला और उसे दिया। लड़के ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए और चला गया। वीर ने चाय की एक हल्की घूंट ली और एक पल के लिए खुद को चाय की गहराई में खोते हुए महसूस किया। चाय में भी एक अलग तरह का नशा होता है जो केवल वही लोग समझ सकते हैं जो इसे शौक से पीते हैं। अचानक चाय वाले लड़के ने रेडियो ऑन कर दिया और रेडियो पर नागिन फिल्म का वही दर्द भरा गाना बजने लगा, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। यह वही गाना था जो वीर अपने सपनों में कई बार सुन चुका था। उस गाने की धुन सुनते ही वीर का सिर घूमने लगा, मानो वह एक बार फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो गया हो। वीर की आंखों के सामने कुछ धुंधले अस्पष्ट दृश्य उभरने लगे। उन धुंधले दृश्यों में कुछ चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, परंतु आवाजें पूरी तरह स्पष्ट थी। एक लड़की गहरे लाल रंग के शादी के जोड़े में एक बंद कमरे के अंधेरे कोने में सिमटी बैठी अपनी दर्द भरी सुरीली आवाज में जैसे किसी अनजान गीत को गुनगुना रही थी। उसकी सिसकती हुई आवाज, मान मेरी सगुनम मैंने मोती भरे, वीर के कानों में गूंजने लगी। ये कौन सी विचित्र परिस्थिति थी जिसमें वीर हंसता जा रहा था? क्यों बार बार यही गीत उसकी यादों में गूंज रहा था? वह लड़की जो अंधेरे में एक कोने में बैठी थी, कौन थी? क्यों उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी? क्या उसका कोई संबंध वीर से था या यह बस एक भ्रम था? इन सवालों से वीर का मस्तिष्क विचलित हो उठा। अचानक उसने अपनी अधूरी चाय वहीं टेबल पर छोड़ दी और तेजी से अपनी बाइक उठाकर भाग खड़ा हुआ, मानो वह उस गीत से भागने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि चाय की उस तफरी से काफी दूर निकल आया था, लेकिन वह गीत अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था, उसकी हर सोच पर हावी हो रहा था। वीर कॉलेज के कैंपस में दाखिल हुआ, अपनी बाइक पार्क की और लॉबी से होते हुए क्लास की ओर जाने लगा। अचानक उसके सामने एक लड़की आई, माया, वही माया जो उसे दिल से चाहती थी। माया ने उसे रोकते हुए कहा, वीर, कल रात मैंने मैसेज किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? वीर माया की ओर देखता रहा। वह माया से बहुत प्यार करता था, पर फिर भी उससे बचता रहता था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, माया, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और रात भी काफी हो गई थी। माया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, बहाने मत बनाओ वीर, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। वीर ने हंसते हुए कहा, सच में यार, तेरी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी बीच वीर का फोन बज उठा। वही गीत तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना फिर से बजने लगा। वीर का चेहरा फिर से उतरा और उसके कानों में वही धुंधले दृश्य उभरने लगे। उसने गुस्से में फोन उठाया और बिना सोचे समझे कॉल काट दी। माया ने उसे डांटते हुए कहा, कितनी बार कहा है अपनी रिंगटोन बदल लो। माया ने अपनी आदत के अनुसार हल्के लहजे में हंसते हुए कहा, अरे, यह एकता कपूर की नागिन की रिंगटोन है, मेरी फेवरेट है, कैसे बदल दूं? वीर ने गुस्से में कहा, तो मत बदल, पर यह डिब्बा मोबाइल मेरे सामने नहीं बजना चाहिए। माया ने चिढ़कर कहा, अच्छा, तो इंग्लिश गाने सुनता है तो? मैंने कभी कहा तुझसे कि मुझे पसंद नहीं है। वीर उसकी बातों को अनसुना करते हुए बोला, तू समझ नहीं रही माया, इस गाने से मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये गाना सुनते ही मेरे सामने धुंधले चेहरे आ जाते हैं। मैंने तुझसे अपने अजीब सपनों के बारे में बताया था ना, इसका कोई ना कोई कनेक्शन है मेरे सपनों से। ये सुनकर माया हंसने लगी। उसने वीर की ओर देखा और कहा, तू मजाक कर रहा है ना? वीर ने गंभीरता से कहा, नहीं माया,
मैं मजाक नहीं कर रहा। माया ने वीर की आंखों में झांकते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वीर ने उसकी आंखों में सवालिया नजरों से देखा। दोनों ने सामने पड़ी एक खाली बेंच की ओर देखा और माया ने इशारा किया, चल बैठकर बातें करते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों उस बेंच पर पास पास बैठे थे। वीर ने माया की ओर देखते हुए पूछा, तू कुछ कहना चाहती थी ना माया? माया ने गहरी नजरों से वीर की आंखों में झांका और धीरे से कहा, सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वीर का दिल अचानक से धड़क उठा, जैसे अतीत की कोई भूली बात एक झटके में उसके सामने आ खड़ी हो। उसे अपने दोस्त मनीष की याद आई, जो उसे बाबा जी के पास ले गया था जब वीर ने अपने अजीब सपनों के बारे में उसे बताया था। बाबा जी ने उसकी बातों को बड़े गौर से सुना था और फिर गंभीरता से कहा, जब तुम्हारी उम्र अमुक साल की हो जाएगी तब तुम्हारे जीवन में एक पुरानी प्रेम कहानी लौटेगी। बाबा जी ने यह भी कहा कि जिसे तुम प्रेम करते हो वह तुम्हारे पिछले जन्म की प्रेमिका है, इसलिए इस जीवन में भी तुम्हारे दिल पर केवल उसी का हक होगा और तुम किसी और से कभी सच्चा प्रेम नहीं कर पाओगे। वीर ने बाबा जी की इस भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया था, लेकिन जब उसने माया से मिलने के बाद अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस की तो वह परेशान हो उठा। जो मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता, उसने खुद को कई बार कहा। माया की ओर मुड़कर वीर ने गंभीरता से कहा, मैंने पहले भी अपने कॉलेज के दिनों में इसे महसूस किया था। एक बार मेरे दोस्तों ने मुझसे दांव लगवाया कि मुझे एक नई लड़की मुस्कान को प्रपोज करना होगा। माया, मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैंने मजाक में उसे प्रपोज कर दिया। अगले ही दिन मुस्कान का भयानक एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा मेरी वजह से उसकी जान गई। तभी से मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा। माया ने चौंक कर कहा, नहीं वीर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ये डर अपने दिल से निकाल दो। लेकिन वीर की आंखों में गहरी चिंता थी। उसने कहा, माया, तुम नहीं समझती, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे इस रिश्ते से खुद को दूर करना होगा। माया ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, तुम कहाँ खो गए वीर? वीर की आंखों में एक भारीपन था। उसकी नजरें माया की आंखों से बचने लगी। वह जानता था कि उसे इस सवाल का उत्तर ना में देना होगा, लेकिन माया फिर से बोली, तो बताओ वीर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वीर ने धीरे से कहा, माया, सच्चाई यह है कि तुम सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त हो, इसके अलावा कुछ नहीं। माया का चेहरा मानो अचानक मुरझा गया। उसकी आंखें भीग गईं। वीर ने अपनी बात पूरी करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई झलक रही थी। वीर, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है। तुम मुझसे प्यार करते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? वीर ने ठंडे लहजे में कहा, माया, मेरी आंखें कुछ भी कहें, लेकिन सच यही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह बिना कुछ कहे उठी और वहां से चली गई, जैसे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हो। वीर ने उसकी पीठ की ओर देखा, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया। उसे खुद पर एक भारी अपराध बोध का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने माया से सच कह दिया था। क्लास में वीर का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। वह जानता था कि उसने माया के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। इस तरह दिन गुजरने लगे, लेकिन वीर के दिल में वह खालीपन बना रहा। आज वीर की जिंदगी का 21वां साल पूरा हो चुका था और उस दिन का इंतजार उसे हमेशा से था, जिस दिन बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी कि वो आएगी, लौट कर जरूर आएगी। उस खास दिन को मनाने के लिए वीर ने अपने करीबी दोस्तों के साथ साथ माया को भी आमंत्रित किया था, क्योंकि बिना माया के वो दिन अधूरा सा लगता था। मगर माया आई नहीं। वीर की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। आखिरकार उसने अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर माया के बिना ही केक काटा और जन्मदिन मना लिया। रात देर तक दोस्तों के साथ खूब हंसी मजाक, गाने बजाने और नाचने में वक्त बीता। लगभग 2 बजे सब अपने अपने घर चले गए और वीर भी थक कर चूर हो गया था। वह कपड़े भी नहीं बदल पाया और बिस्तर पर यूं ही ढेर हो गया। नींद तो आई, मगर कुछ ही पलों में वीर की नींद किसी हल्की सी छन छन की आवाज से टूटी। कानों में पायल की आवाज
और फिर वही सुरीला गाना जो उसने कई बार अपने सपनों में सुना था गूंजने लगा। वीर चौंक उठा। कमरे में कहीं कोई रेडियो या टीवी नहीं चल रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई मधुर आवाज में गा रहा हो, कोई खूबसूरत लड़की। वह गाना था तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। वह आवाज वीर के सपनों में अक्सर सुनाई देती थी, मगर आज वह सच में उसके आसपास गूंज रही थी। वीर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे लगा कि वह फिर से सपना देख रहा होगा, लेकिन नहीं, इस बार यह हकीकत थी। वीर ने घड़ी देखी। रात के 2:10 हो रहे थे। खिड़की आधी खुली थी और ठंडी हवाओं के साथ वह दर्द भरी आवाज अंदर आ रही थी। वीर घबराकर खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर झांका, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। वीर ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखा। अचानक उसकी नजर दूर एक लाल साड़ी पहने खुले बालों वाली लड़की पर पड़ी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वीर को महसूस हुआ कि यह वही लड़की है जो उसके सपनों में अक्सर आती थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वह उस अनजान लड़की की ओर दौड़ पड़ा। लड़की धीरे धीरे गली के दूसरी तरफ बढ़ रही थी और गा रही थी, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। वीर ने आवाज दी, हेलो, कौन हो तुम? लेकिन जवाब मिलने से पहले ही लड़की चांदनी रात की हल्की ठंडी हवाओं में समा गई। वीर स्तब्ध खड़ा रह गया। वह दृश्य उसकी आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन वह सुरीली आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह जब वीर जागा तो उसे रात का कुछ भी याद नहीं था। उसने अपने दोस्तों से देर रात तक की गई पार्टी के बारे में सोचा, लेकिन कुछ धुंधला सा लगने लगा। व्हाट्सएप चेक किया तो माया का कोई मैसेज भी नहीं था। वीर सोचने लगा, आखिर माया उसे इतना अनदेखा क्यों कर रही है? उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। उसने तुरंत माया को मैसेज किया, माया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आज शाम 5 बजे इस्कॉन मॉल में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, प्लीज आ जाना। वीर ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह अपने प्यार का इजहार जरूर करेगा। यूट्यूब खोला तो सबसे पहला वीडियो वही था, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। ये गाना वीर से जुड़ा क्यों था? हर बार क्यों उसे यही गाना सुनाई देता है? विचारों में खोया हुआ वीर ऑटोप्ले में गाने को सुनते सुनते असहाय महसूस करने लगा। इस बार गुस्से में उसने अपना मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा। टकराने और गिरने की आवाज के साथ ही मोबाइल टूट गया। बैटरी बाहर गिर गई और स्क्रीन भी चकनाचूर हो गई। मगर हैरानी की बात यह थी कि गाना अब भी चल रहा था। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरकर अपने कमरे से बाहर भागा। शाम का वक्त था। वीर और माया इस्कॉन मॉल के कैफे में आमने सामने बैठे थे। माया की निगाहें वीर के हर सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। खामोशी को तोड़ते हुए वीर ने माया का हाथ थाम लिया। धीरे से बोला, माया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। जैसे ही माया ने यह सुना, उसके चेहरे पर बिछी उदासी की चादर हट गई और उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने हैरान होकर पूछा, सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो वीर? वीर ने जवाब दिया, हाँ माया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। माया ने हिचकते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सवाल सुनते ही वीर के दिमाग में बाबा जी की भविष्यवाणियां दौड़ने लगी, जो साफ कहती थी कि वीर ना तो किसी से प्यार कर सकता है और ना ही शादी। अगर उसने ऐसा किया तो उसका प्यार उसे बर्बाद कर देगा। माया ने वीर के खामोश चेहरे को देखकर पूछा, कहाँ खो गए वीर? वीर हड़बड़ाकर अपनी सोच से बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, माया, बोलो कब करनी है शादी? दूल्हा तो तैयार है। माया थोड़ी शर्मा गई और हंसते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बहुत वक्त है शादी में। इसके बाद दोनों के बीच कई बातें हुई, मगर वीर को नहीं पता था कि मॉल में कोई और भी था जो काफी देर से उन दोनों को देख रहा था और उनकी हर बात सुन रहा था। आखिरकार वीर और माया वहां से उठकर थिएटर की ओर चले गए। उन्होंने कल रात ही फिल्म की टिकट बुक कर ली थी। फिल्म का शो शाम 7 बजे था। फिल्म के दौरान जब हीरो ने अपनी हीरोइन को किस किया, वीर ने भी मौका देखकर माया को किस कर दिया। पहले माया थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर वह मुस्कुराई और अपनी शर्म को छोड़ दिया। थिएटर के एक अंधेरे कोने में बैठे दोनों रोमांस में खोए हुए थे, जबकि पर्दे के पीछे कोई था जो उन्हें देख रहा था।
रात के करीब 10 बजे फिल्म खत्म हुई। वीर और माया थिएटर से बाहर निकले और अपनी अपनी राह चल दिए। माया की होंडा सिटी कार चला रहा था वीर। उसे नींद आने लगी थी तो उसने माया से कहा, माया प्लीज अपना फोन उठाओ। वीर की बात सुनकर माया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा फोन तो कब से स्विच ऑफ है। वीर ने विस्मय में डूबकर पूछा, तो फिर यह धुन कहां से आ रही है? माया ने भी आश्चर्यचकित होते हुए प्रतिप्रश्न किया, वीर कौन सी धुन? तुम किस संगीत का उल्लेख कर रहे हो? मुझे तो यहां कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा। वीर ने जिद भरे स्वर में कहा, अरे वही तुम्हारी वह रिंगटोन वाली धुन अभी सुनाई दे रही है। वीर की बातों पर उसकी मां ने भी हैरत से उसकी ओर देखा। बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अचानक गाड़ी की पीली हेडलाइट के सामने एक लाल रंग की शादी के जोड़े में लिपटी खुले बालों वाली लड़की प्रकट हुई। ये वही थी जिसे वीर ने बीती रात अपने घर के पास देखा था। वह अचानक कार के सामने से गुजरी और गर्दन घुमाकर उनकी ओर देखा। इस बार वीर को उसका चेहरा साफ नजर आ गया। वह लाल साड़ी में 16 श्रृंगार किए हुए थी, जैसे अपनी ही शादी से भाग आई हो। उसके खूबसूरत चेहरे पर बरसों की असहायता और आंखों में उम्र भर के आंसू झलक रहे थे। उसे यूं अचानक अपनी कार के सामने देख वीर ने घबराकर स्टीयरिंग मोड़ दिया, मगर पल भर में ही वह उनकी नजरों से ओझल हो गई। वीर की कार अपना संतुलन खो बैठी और सीधे एक बड़े पेड़ से जा टकराई। माया की कराहती चीख के साथ एक जोरदार धमाका हुआ और वीर का सिर स्टीयरिंग से टकराकर बेहोश हो गया। 2 दिन बाद वीर की आंखें अस्पताल के एक सफेद कमरे में खुली। वह संजीवनी नामक अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर कमरे नंबर 2 में लेटा हुआ था। सिर पर लगी चोट की वजह से उसकी धुंधली चेतना अभी पूरी तरह से लौट नहीं पाई थी। हादसे की धुंधली यादें अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वही सफेद कमरे जिसमें एक मासूम लड़की बरसों की नींद में सोई पड़ी थी। उसे देख वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे जानता हो, जैसे वह कोई बेहद करीबी हो। लेकिन कौन थी वह, और वीर को ही क्यों दिख रही थी? इन सवालों से घिरा वीर पुरानी घटनाओं को याद करने लगा। एक पुराने सरकारी स्कूल की बिल्डिंग उसकी आंखों के सामने उभर आई। उस क्लासरूम में प्रिंसिपल साहब अंदर आए और रोल नंबर 4011 की संध्या शर्मा को खड़ा किया। वह घबराई हुई मासूम लड़की धीरे से उठी। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम ही हो संध्या? घबराओ मत, मैं तो तुम्हें यह बताने आया हूं कि पिछली बार स्कूल में जो संगीत प्रतियोगिता हुई थी उसमें तुम पहले स्थान पर आई हो। यह सुनकर संध्या की आंखों में खुशी झलकने लगी। उस वक्त खिड़की से बाहर खड़ा एक छोटा लड़का वीर उसकी प्यारी मुस्कान को देख रहा था। उस मुस्कान ने जैसे वीर का दिल जीत लिया था। वह 10वीं कक्षा में था और संध्या 9वीं में। उनका स्कूल का समय अलग अलग था। वीर सुबह जाता और दोपहर में लौट आता, जबकि संध्या दोपहर में जाती और शाम ढलने से पहले लौटती थी। घर लौटते वक्त संध्या अक्सर वीर को रास्ते में मिल जाती। वीर उसे देखता और वह लाज से नजरें झुकाकर अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ जाती। कभी कभी वह जानने के लिए पीछे मुड़कर देखती कि क्या वीर उसे देख रहा है। वीर की निगाहें उसकी ओर उठती और उनकी नजरें मिलते ही वह शर्माकर तेजी से भाग जाती। रोजमर्रा की इन छोटी छोटी मुलाकातों में मानो संध्या का भी दिल वीर के लिए धड़कने लगा था। जब भी वो उसके सामने से गुजरती उसे चुपके से नजरें चुराकर देखती रहती। वीर भी भीड़ में जानबूझकर उसके करीब से गुजरता, जैसे उसे छूने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। उस एक पल के हाथों के हल्के से स्पर्श ने मानो उसकी धड़कन को एक तड़पती चिंगारी में बदल दिया था। वीर का दिल जैसे उस बिजली के झटके से भर जाता और संध्या की वही प्यारी मुस्कान जिस पर वीर मर मिटा था उसे एक बार फिर घायल कर देती। वो कुछ दूर जाकर चुपके से पीछे मुड़कर देखती और फिर उसकी नजरों को पकड़ते ही एक मासूम मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती। उनकी इन नजर चुराई मुलाकातों ने किसी को जलाना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच कोई ऐसा शख्स था जो इस प्रेम को पनपते हुए नहीं देखना चाहता था। एक बार वीर ने साहस जुटाया और रात के सन्नाटे में संध्या से मिलने उसके घर जा पहुंचा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। संध्या के घर वाले गहरी नींद में सो चुके थे, सिवाय उसके।
वो बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, शायद वीर के ख्यालों में खोई हुई थी। घर का दरवाजा थोड़ा खुला था। वीर ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और धीरे से अंदर कदम रख दिया। संध्या वीर की आहट सुनकर चौंकी और बाहर आई। वीर को देखकर उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। डरते डरते उसने पूछा, वीर, तुम यहां क्यों आए हो? वीर ने बिना कोई झिझक कहा, तुमसे मिलने आया हूं। संध्या ने घबराते हुए धीरे से कहा, कोई सुन लेगा? लेकिन वीर उसके कानों में फुसफुसाया, सिर्फ तुमसे एक बात करनी थी। संध्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो। और वीर बिना कुछ पूछे उसके पीछे चल पड़ा। वे दोनों एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, जहां आधी रात का चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। मंदिर के बाहर एक बड़े पत्थर पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। संध्या ने वीर की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। वीर ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ा। संध्या, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन तभी अचानक हाईवे से एक गाड़ी की तेज रोशनी उनकी ओर आती दिखाई दी। पास से देखने पर उन्हें पता चला कि वो एक खुली जीप थी, जिसमें 4 खतरनाक गुंडे बैठे थे, जिनके हाथों में धारदार हथियार चमक रहे थे। ये देख संध्या और वीर के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जीप एक झटके से उनके सामने रुकी, इंजन बंद हुआ और गुंडे उतरकर उनकी ओर बढ़ने लगे। संध्या और वीर डर के मारे खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग हैं और वे उनसे क्या चाहते हैं। चारों गुंडों के हाथों में तलवार जैसी खतरनाक हथियार थे। उनसे लड़ना वीर और संध्या के लिए लगभग असंभव था। वीर ने तुरंत संध्या का हाथ जोर से पकड़ा और बोला, भागो संध्या। दोनों तेजी से भागने लगे, जबकि गुंडे उनके पीछे थे। भागते भागते वे गांव के अंदर पहुंचे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी दीवार खड़ी थी, जिसने उनकी राह रोक ली। पीछे मुड़कर देखा तो बुजुर्ग भी उनके सामने खड़े थे। उनसे बच निकलना अब बेहद कठिन था। तभी अचानक एक लड़की की आवाज कानों में पड़ी, वीर, तुम ठीक तो हो ना? ये माया थी जो वीर से पूछ रही थी। माया वही थी जिसके साथ वीर का कार एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में माया को मामूली चोटें आई थी, लेकिन वीर बार बार संध्या का नाम ले रहा था। अब माया को सब समझ में आ चुका था कि वीर को वो सब याद आ गया है जो वो 7 साल पहले भूल गया था। इस एहसास के साथ माया वहां से भाग गई, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि वीर के दिल में अभी भी संध्या के लिए जगह है। वीर की आंखों के सामने अब भी उसके अतीत के धुंधले दृश्य उभर रहे थे। अपनी संध्या को बचाने का यही आखिरी मौका था और वीर के सामने अब केवल एक ही रास्ता था। अकेले उन गुंडों से लड़ना उसकी ताकत से बाहर था, पर संध्या को किसी भी हालत में बचाना था। वीर ने संध्या को अपने पीछे छिपाया और उन गुंडों पर अचानक हमला कर दिया। चूंकि वीर एक सिपाही का बेटा था, लड़ाई की कला वह अच्छी तरह जानता था। 4 खतरनाक हथियारों से लैस गुंडों के सामने अकेला वीर डटकर खड़ा हो गया। उसने घूंसे और लातों से उन पर हमला किया और एक गुंडे की देसी बंदूक उसके हाथ लग गई। वीर को बंदूक चलानी भी आती थी। उसने हवा में 2 फायर किए, जिससे वे लोग डरकर पीछे हट गए। वीर ने आदेश दिया, सब अपने हथियार फेंको। घबराए हुए गुंडों ने तलवारें नीचे फेंक दी। अब बाजी वीर के हाथ में थी और वे उनसे बच सकते थे, लेकिन तभी पीछे से संध्या की एक हल्की चीख सुनाई दी। वीर ने मुड़कर देखा तो किसी ने संध्या की गर्दन पर चाकू रख दिया था। वह कोई और नहीं, माया थी, मास्टर जी की बेटी। माया ने वीर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वीर, अगर तुमने बंदूक नहीं फेंकी तो मैं संध्या को मार दूंगी। वीर के पास और कोई चारा नहीं था। उसने माया से विनती की, माया, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, संध्या को कुछ मत करना। लेकिन माया गुस्से में चिल्लाई, बंदूक फेंक वीर। वीर ने मजबूरी में बंदूक नीचे फेंक दी। जैसे ही वीर ने बंदूक फेंकी, गुंडे उस पर टूट पड़े। माया ने उन्हें चेतावनी दी, सुनो, ये मरना नहीं चाहिए। अगर ये मरा तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। इसी बीच वीर का स्कूल का दोस्त भवानी वहां आ पहुंचा। दूर से ही उसने वीर को आंखों से इशारा किया कि वह संध्या को बचाने का मौका है। वीर समझ गया कि भवानी उसे माया के पकड़ से संध्या को बचाने के लिए कह रहा है, परंतु इसके लिए माया पर पीछे से हमला करना होगा।
क्योंकि अगर सामने से हमला किया तो माया संध्या की जान ले लेगी। वीर ने पास ही पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और माया की नजरों से बचते हुए धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच गया। जैसे ही मौका मिला, वीर ने पीछे से माया के सिर पर वह पत्थर जोर से दे मारा। लेकिन जैसे ही माया नीचे गिरी, वीर को पता चला कि वह संध्या नहीं थी, बल्कि उसकी जगह माया ने संध्या को गिराया था। भवानी ने धोखा दिया था। वह माया के साथ मिलकर वीर की संध्या को नुकसान पहुंचाने की साजिश में शामिल था। संध्या के गिरते ही वीर ने उसकी ओर दौड़ लगाई, लेकिन उसके मुंह से संध्या के लिए एक चीख निकल गई। 2 दिन बाद वीर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह अपने घर की छत पर बैठा, गहरे सोच में डूबा हुआ, अपने अतीत और वर्तमान की उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वीर छत पर बैठा अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। उसी वक्त उसे अपने दोस्त भवानी की याद आई। वही भवानी जिसने माया के साथ मिलकर उसकी संध्या को मार डाला था। वीर को अब भी विश्वास था कि कहीं न कहीं संध्या जिंदा है और वो उसकी राह देख रही है। उसके दिल में यही ख्याल था कि उसे सबसे पहले संध्या को ढूंढना चाहिए। उसने ठान लिया कि वो संध्या को खोजने के लिए भवानी से ही शुरुआत करेगा, क्योंकि उसे यकीन था कि भवानी ही जानता होगा कि संध्या कहाँ है। वीर को यह लगता था कि भवानी ने संध्या को मारा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। भवानी ने बताया कि उस रात जब वह माया के पीछे जा रहा था, उसके कदमों की आहट से माया सतर्क हो गई थी। जैसे ही भवानी ने माया पर हमला करने के लिए पत्थर उठाया, माया पहले ही वहां से हट गई और पत्थर संध्या के सिर पर जा लगा। संध्या वहीं गिर पड़ी। वीर को यह सब समझने में वक्त लगा, पर वह सोच में डूब गया कि सच क्या है। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, तुम्हारा प्यार जिंदा है। वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक लड़की शादी के जोड़े में खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे वह कई बार अपने सपनों में देख चुका था। ये वही लड़की थी जो एक्सीडेंट वाली रात उसकी कार के सामने अचानक आ गई थी। वीर ने उसे हैरानी से देखा। उसके मन में सवाल उठे, वो लड़की कौन थी? उसका वीर से क्या रिश्ता था? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तो सुनो। आज से 25 साल पहले इसी शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी, ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली। ठाकुर साहब बेहद अच्छे और दयालु इंसान थे और पूरा शहर उनकी बहुत इज्जत करता था। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था कावेरी और छोटी बेटी का नाम था सरस्वती। बचपन से ही कावेरी एक प्रतिष्ठित गायिका बनना चाहती थी और इसके लिए वह कई सालों से मेहनत कर रही थी। कावेरी जिद्दी स्वभाव की थी, बिल्कुल अपनी मां की तरह। उसे जो चाहिए होता था वह उसे पाकर रहती थी, और अगर ना मिले तो उसे छीनने से भी पीछे नहीं हटती थी। दूसरी तरफ सरस्वती अपने पिता की तरह सीधी सादी और संतोषी थी। जो भी मिले उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेती थी। सरस्वती को भी बचपन से गाने का बहुत शौक था और उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि लोग उसे सुनने के लिए बेताब रहते थे। एक दिन उनके स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें गाने की प्रतियोगिता रखी गई थी। उस प्रतियोगिता में कावेरी, सरस्वती और उनकी खास सहेली मोहिनी ने भाग लिया। प्रतियोगिता शुरू हुई और सबसे पहले कावेरी की बारी आई। कावेरी ने बहुत अभ्यास किया था, पर गाते वक्त वह अपनी आवाज पर काबू नहीं रख पाई। उसका गाना इतना बेसुरा लगा कि वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। कावेरी सबके बीच मजाक का पात्र बन गई। स्कूल के सारे बच्चे उसे बेसुरी कहकर चिढ़ाने लगे। लड़की ने वीर को यह कहानी सुनाते हुए कहा, अब समझे वीर, तुम्हारे सवालों का जवाब यही है कि मैं वही सरस्वती हूँ। हाथ में माइक थामे उसकी मधुर और भावपूर्ण आवाज ने उस वक्त के सबसे प्रिय फिल्म नागिन का गीत गाया, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। रेडियो पर भी यही गाना बज रहा था और संपूर्ण शहर उसकी यह आवाज सुनने को बाध्य था, मानो किसी अदृश्य धागे से खींचता चला जा रहा हो। उसकी आवाज का दर्द और मिठास ऐसा था जिसने सुनने वालों को न चाहकर भी उसकी ओर खींच लिया। वहीं स्कूल के मैदान में बैठे तमाम छात्र छात्राओं के बीच एक लड़का उसकी उस सुरीली आवाज को दिल से महसूस कर रहा था। वह सफेद शर्ट और ग्रे पैंट में बैठा हल्के बढ़े हुए बालों वाला वीर था, जो ठेठ मंच पर खड़ी सरस्वती को टकटकी लगाए देख रहा था। वीर का दिल उस सुरीली आवाज के साथ साथ
सरस्वती की ओर खींचता चला जा रहा था। वह आवाज जैसे सीधे उसके हृदय तक जा पहुंची थी। वीर ठाकुर साहब के दोस्त रतन सिंह का छोटा बेटा था। वैसे तो स्कूल की सभी लड़कियां वीर पर जान छिड़कती थी, लेकिन कावेरी को खास तौर पर वीर पसंद था। यह जानकर बाकी लड़कियां उसे देखने की हिम्मत भी नहीं करती थी। जब सरस्वती ने गाना खत्म किया तो पूरा स्कूल तालियों की गूंज में उसे सम्मान देते हुए खड़ा हो गया। बस कावेरी ही एकमात्र थी जो जलन से तमतमा रही थी, उसकी अपनी बहन से। कावेरी को वीर पसंद था, लेकिन वीर का दिल अब सरस्वती पर आ गया था। उस दिन सरस्वती ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि पूरे शहर का दिल जीत लिया। ठाकुर साहब की बेटी होने के साथ साथ उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि हर कोई उसका मुरीद हो गया। वही प्रतियोगिता जिसमें कावेरी सालों से पहले नंबर पर आना चाहती थी, सरस्वती ने एक ही दिन में वो सब कुछ पा लिया। वीर भी उसकी आवाज के जादू में खो गया। सरस्वती की सहेली मोहिनी भी चोरी छिपे वीर को चाहती थी, लेकिन कावेरी के डर से वह अक्सर खुद को वीर से दूर ही रखती थी। एक दिन वीर ने चुपके से मोहिनी को एक पत्र पकड़ा, जिसमें लिखा था कि उसने सरस्वती के गाने से प्रभावित होकर उसे दिल से अपना लिया है। मोहिनी का दिल टूट गया, क्योंकि जिसे वह चाहती थी वह किसी और से प्रेम करता था। परंतु मोहिनी ने अपने प्यार को त्यागते हुए वह पत्र सरस्वती को सौंप दिया। सरस्वती, जो सीधे सादे स्वभाव की घरेलू लड़की थी, प्रेम के इस जाल में फंसना नहीं चाहती थी। उसने वीर के प्यार को ठुकरा दिया। उधर कावेरी को यह बात देर से ही सही, लेकिन समझ आ गई कि उसका वीर अब सरस्वती के प्यार में पड़ चुका है। कावेरी को लगने लगा कि उसकी बहन न केवल उसकी सफलता को छीन रही थी, बल्कि उसकी खुशियों पर भी हावी हो रही थी। जलन ने उसे अंधा कर दिया और उसने अपने पिता के साथ 8 लोगों को पैसा देकर कहा, जाओ और सरस्वती को मार डालो। वह वीर को पाने के लिए अपनी बहन की जान लेने तक को तैयार हो चुकी थी। शाम के समय जब सरस्वती और मोहिनी स्कूल से वापस लौट रही थी, एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। गाड़ी से 2 व्यक्ति बाहर निकले, जिनके चेहरों को कपड़े से ढका हुआ था। सरस्वती तुरंत पहचान नहीं पाई, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि यह हमला उसके घर के किसी न किसी व्यक्ति के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने चाकू निकालकर सरस्वती और मोहिनी पर हमला कर दिया। मोहिनी वहीं घायल पड़ी रह गई, जबकि वे लोग सरस्वती को कंधे पर उठाकर गाड़ी में डालकर फरार हो गए। मोहिनी घायल अवस्था में दौड़ती हुई घर पहुंची और सारी बातें ठाकुर साहब को बताई। ठाकुर साहब अपने आदमियों के साथ सरस्वती को बचाने के लिए निकल पड़े। इस घटना की खबर वीर को भी लग गई। जब सरस्वती को उठाकर ले जाया जा रहा था, वीर ने उन लोगों को दूर से देख लिया और तुरंत अपनी बाइक लेकर उनका पीछा किया। कुछ देर बाद वह एक फार्म हाउस पर पहुंचा, जहां वही गाड़ी खड़ी थी। वीर को यकीन हो गया कि सरस्वती वहीं कैद है। वीर चुपचाप फार्म हाउस के करीब पहुंचा, जहां उसने देखा कि दरवाजे के बाहर हथियारों से लैस कुछ गुंडे पहरा दे रहे थे। सरस्वती को बचाने के लिए उसे अब इन गुंडों का सामना करना था। वीर को लड़ने की कला आती थी, इसलिए वह एक एक करके बिना आवाज किए सभी गुंडों को मार गिराया। जैसे ही सारे गुंडे ढेर हो गए, वीर फार्म हाउस के दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी पीछे से एक बड़ा गुंडा बंदूक ताने हुए उसके सामने आ गया। वीर ने चालाकी से उसकी बंदूक छीन ली और उसी बंदूक से उसे मार गिराया। वीर ने फिर अंदर जाकर रस्सियों से बंधी सरस्वती को आजाद किया और उसे बाहर ले आया। तभी ठाकुर साहब अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे और सरस्वती दौड़कर रोते हुए अपने पिता से लिपट गई। ठाकुर साहब ने वीर की बहादुरी को देखकर उसकी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, वीर, तुम्हारे पिता से मैं अक्सर तुम्हारी बहादुरी की बातें सुना करता था, लेकिन आज खुद देख लिया। तुमने आज अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी बेटी की जान बचाई है। सच कहो तो तुम्हारी इस बहादुरी को देखकर मैं बहुत खुश हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वीर ने बड़ी विनम्रता से कहा, ठाकुर साहब, मैंने जो कुछ भी किया उसे अपना फर्ज समझकर किया है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस अपना आशीर्वाद दीजिए। वीर ने उनके चरण छुए और धीरे धीरे समय बीत गया। 2 साल बाद सरस्वती और वीर एक दूसरे के और करीब आ गए। शहर के किनारे मोहिनी के घाव की टीस अभी भी उसकी आत्मा में बसी थी। लखीमपुर की पहाड़ियां, जिनकी चोटियों के पार वो अद्वितीय झील फैली थी,
जहां मीरा और सरस्वती चोरी छिपे मुलाकातें करते थे। झील के परे उस शांत पानी के बीच वे एक दूसरे की बाहों में बंधे आसपास की सुंदरता में खो जाया करते। इस राज को मोहिनी के सिवा और कोई नहीं जानता था। एक दिन कावेरी ने वीर के सामने अपने प्रेम का इजहार किया, पर वीर ने ठुकराते हुए कहा, कावेरी, मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी बहन सरस्वती से प्रेम करता हूं। ये शब्द कावेरी के भीतर आग की लपट बन गए। उसकी बहन सरस्वती, जो पहले से ही उसकी आंखों में दुश्मन बन चुकी थी, अब उसकी खुशियों के साथ साथ उसका प्यार भी छीनने लगी थी। कावेरी के दिल में सरस्वती और वीर को अलग करने की भावना जैसे जहर की तरह फैल गई। उसने ठान लिया कि अब सरस्वती और वीर को अलग करने का केवल एक ही रास्ता है। कावेरी सीधे ठाकुर साहब के पास गई और बोली, बापू, मुझे वीर से प्रेम है और मैं चाहती हूं कि आप हमारी शादी तय कर दें। ठाकुर साहब उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वे पहले से ही वीर जैसा बहादुर दामाद अपने घर में देखना चाहते थे। उन्होंने तुरंत अपने मित्र रतन सिंह को बुलाकर कावेरी और वीर के रिश्ते पर चर्चा की। वीर को जब ये बात बताई गई तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, यह सोचते हुए कि यह रिश्ता सरस्वती के साथ तय हो रहा है। उत्साहित वीर सरस्वती से मिलने झील के पास पहुंचा, जहां सरस्वती पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर वीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, सरस्वती, आज ठाकुर साहब ने मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया है और जल्द ही हमारी शादी होगी। सरस्वती यह सुनकर खुशी से फूली नहीं समाई। उसकी आंखों में वीर के साथ जीवन के नए सपनों की झलक थी। लेकिन दूर खड़ी कावेरी यह सब देख रही थी और उसकी आंखों में जलन और द्वेष के बीज पनपने लगे। उसे यकीन हो गया कि जब तक सरस्वती उसके रास्ते में है, तब तक वह वीर को कभी नहीं पा सकेगी। कावेरी ने सरस्वती को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चली। उसने सूर्या नाम के एक अजनबी से मदद ली, जिसे उसने योजना समझाते हुए कहा, सूर्य, झील के किनारे तैयार रहना। एक लाल कपड़े में सजी लड़की वहां आएगी और जैसे ही वह आए उसे खंजर से मार डालना। तब तक मारना जब तक वह पूरी तरह से खत्म न हो जाए। सरस्वती को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वीर की शादी उससे नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन कावेरी से तय हो चुकी है। वह अपने मन में वीर की दुल्हन बनने के सपने संजोए हुए थी। जब वह सज धज कर अपने कमरे से बाहर निकली तो टेबल पर रखे दस्तावेज उसे एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करने लगे। उसने वह पत्र अपने कांपते हाथों में लिया और जब उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, शादी से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूं। सरस्वती, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। झील के पास आ जाओ, जहां हम पहले मिला करते थे। तुम्हारा वीरा। मंडप की ओर जाने के बजाय वह अपने प्रिय वीरा से मिलने झील के किनारे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे वीरा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह वापस हवेली लौटने ही वाली थी कि उसे अचानक ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने सोचा, शायद वीरा आया होगा उसे देखने के लिए। जैसे ही वह मुड़ी, वहां कोई नहीं था। वह मन ही मन बुदबुदाई, ये वीरा भी ना। तभी उसकी पीठ के पीछे दबे पांव कोई और आ गया। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और हाथ में रामपुरी का चमचमाता तेजधार चाकू था। वीरा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। जब सरस्वती निराश होकर वापस मुड़ने लगी, उसी पल उस व्यक्ति ने खंजर को उसकी छाती में गहरा उतार दिया। एक घुटी चीख उसके होठों से निकल गई। वह उस व्यक्ति का चेहरा देख भी नहीं पाई थी कि उसने एक बार फिर चाकू को उसकी देह में घोंप दिया। कुछ ही पलों में वह धराशायी हो गई और खंजर को पानी में फेंककर वह हत्यारा वहां से भाग खड़ा हुआ। कावेरी ने अपना काम पूरा कर दिया था। सरस्वती को सूर्या के हाथों मरवा दिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो झील के किनारे शादी के जोड़े में मरी पड़ी है, वह सरस्वती नहीं बल्कि मोहिनी थी। मोहिनी ने अपनी सहेली की जान बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी। उसे कावेरी की योजना का पता चल चुका था कि उसने पैसे देकर सरस्वती को मरवाने की साजिश रची थी। वह पत्र भी कावेरी की चाल का हिस्सा था, ताकि सरस्वती अपने वीरा से मिलने के लिए झील पर पहुंचे और सूर्या उसे मार डाले। सरस्वती जब झील की ओर जा रही थी, मोहिनी ने बीच रास्ते में उसे रोक लिया और उसे खतरे की चेतावनी दी। सरस्वती ने अविश्वास से कहा, मेरी जान को खतरा?
कौन मुझे मारना चाहेगा? तब मोहिनी ने उसे बताया कि कावेरी ने धोखे से उसे बुलाया है, उसे मारने के लिए। सरस्वती को अपनी बहन की इस घिनौनी साजिश पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी कुछ गुंडों की गाड़ी वहां आती दिखी। अपनी दोस्त को बचाने के लिए मोहिनी ने सरस्वती को एक पुराने घर में छिपा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए खुद उनकी ओर भागना शुरू किया। मोहिनी ने भी लाल रंग के कपड़े पहने थे, जिससे सूर्या को वह सरस्वती ही लगी और उसने उसे ही मार डाला। उधर जिस पुराने घर में सरस्वती को बंद किया गया था, वह सालों से बंद पड़ा था। उस घर की कैद में सरस्वती एक कोने में बैठी अपने आंसुओं के बीच अपने वीरा का इंतजार कर रही थी। उसे अभी भी एक अदृश्य आशा थी कि उसका वीरा उसे बचाने के लिए अवश्य आएगा, परंतु वह नहीं आया। उसकी प्रतीक्षा में दिन एक के बाद एक गुजरते चले गए। हर रात, यहाँ तक कि आधी रात में भी वह अपनी मधुर किंतु वेदनापूर्ण आवाज में वही गीत गुनगुनाती रहती, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। जैसे उसका गीत उस खोए हुए प्रेम को पुकार रहा हो। उसके मन में हर क्षण वीरा की यादें तैरती रहती। एक दिन जब वीरा ने वही गीत सुना तो ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा किसी पिछले जन्म की ओर लौट रही हो। कहानी अचानक 25 वर्ष पीछे चली गई। जैसे जैसे उसने घटनाओं को बयान किया, वैसा ही वीरा के मस्तिष्क में अतीत की धुंधली स्मृतियां पुनः जीवंत हो उठी। उन उत्तरों की खोज में वह आगे बढ़ता चला गया, जो उसे इस जन्म और पिछले जन्म के वीरा से जोड़ रहे थे। हाँ, इस जन्म का वीर वही है जो उस जन्म का वीरा था, और जो उसके सामने खड़ी है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी सरस्वती है, मास्टर जी की बेटी माया, जिसने उसे पाने के लिए उसकी प्रेमिका संध्या को मारने की साजिश रची थी। कोई और नहीं बल्कि सरस्वती की बहन कावेरी निकली। और मोहिनी, जो सरस्वती को बचाने के लिए अपनी जान दे बैठी, वह और कोई नहीं, संध्या थी। एक दिन जब सरस्वती उसके सामने विवाह की पोशाक में खड़ी थी, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उसे गले से लगा लिया, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसका शरीर पारदर्शी हो गया। वह एक आत्मा थी। उसी दिन लंबा गूंगा चादर ओढ़े कावेरी विवाह मंडप में बैठी थी। वहां बैठे सभी लोग जानते थे कि वह सरस्वती नहीं बल्कि कावेरी है। विवाह की पहली रात जब वीर ने उसे सरस्वती समझकर उसका घूंघट उठाया, तब उसे सच्चाई का आभास हुआ। वह कावेरी थी, न कि सरस्वती। यह देखकर वीर हैरान रह गया और गुस्से से पूछा, यह क्या मजाक है? कावेरी, सरस्वती कहाँ है? उसकी निराशा पर कावेरी हंस पड़ी और उत्तर दिया, वह वही है जहां उसे होना चाहिए था। वीर ने अविश्वास में पूछा, मतलब? कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे मार दिया। गुस्से से बेकाबू होकर वीर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? बताओ वह कहाँ है? कावेरी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, मैंने उसे मार दिया, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाओ, झील के किनारे देख लो उसकी लाश। उसके यह कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। उस क्षण वीर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उसने कावेरी का गला घोंट दिया। कुछ ही पलों में कावेरी तड़पते हुए मर गई। वीरा जब सरस्वती की खोज में झील के किनारे पहुंचा तो उसकी दूरदर्शी दृष्टि को वहां उसकी लाश दिखाई दी। जैसे ही वह पास गया और उसकी निर्जीव काया को देखा, वह द्रवित हो उठा। लेकिन जब उसने चेहरा देखा तो यह सरस्वती नहीं बल्कि मोहिनी थी, जो अपनी सहेली को बचाने के लिए यह प्राणों की बलि चढ़ाने आई थी। वीरा ने देखा कि उसकी सांसें अब भी धड़क रही थी। उसे बचाना अनिवार्य था, क्योंकि शायद मोहिनी ही जानती थी कि इस समय सरस्वती कहाँ है। वीरा ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेतहाशा गांव की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से वीरा के सिर पर वार किया और वह भी मोहिनी के साथ वहीं गिर पड़ा। हमलावर उन्हें जान से मारकर चले गए। इन घटनाओं के बाद गांव में वीर और उसके परिवार की बदनामी होने लगी। लोग मानने लगे कि ठाकुर साहब की बड़ी बेटी कावेरी की हत्या कर वीर अपनी प्रेमिका मोहिनी के साथ भाग गया। कुछ समय बाद हमारी लाशें गांव के बाहर विवाह के वस्त्रों में मिली और कुछ ऋषि मुनियों ने विधिवत हमारा अंतिम संस्कार कर दिया। सरस्वती की आत्मा तब से पुराने घर में बसी रही और कुछ ही दिनों बाद गांव में रहस्यमयी मौतें होने लगी। लोगों ने समझा कि इन मौतों का कारण वही घर था और इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया।
जिसने अपने मंत्रों से उस घर के दरवाजों को बंद कर दिया ताकि कोई आत्मा बाहर न निकल सके। सरस्वती ने आगे बताया, मोहिनी, जिसे तुम संध्या कहते हो, अभी भी जीवित है। वह पिछले 7 वर्षों से संजीवनी अस्पताल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। उस रात भवानी, जिसे तुमने दोस्त समझा था, वास्तव में कावेरी के कहने पर संध्या को मारने आया था। उसने जानबूझकर संध्या के सिर पर वार किया था ताकि वह मर जाए और तुम माया की हो जाओ, लेकिन संध्या उस समय जिंदा थी। बाद में भवानी ने तुम पर भी हमला किया और माया ने उसे वही मार डाला। माया ही तुम्हें अस्पताल लेकर गई थी। वीरा यह सब सुनकर हड़बड़ा गया। तभी उसका फोन बजा। माया का कॉल था। माया की आवाज में हंसी थी। हेलो वीर, मुझे पता चल गया है कि संध्या जिंदा है। और वह कहाँ है? संजीवनी हॉस्पिटल, रूम नंबर 7। तुम आ रहे हो या उसे जान से मार दो। वीर घबराहट में संध्या को बचाने के लिए तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागा। सरस्वती ने कहा, वीर, मैं संध्या को कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन वीर ने बिना सुने ही बाइक स्टार्ट की और हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका फोन फिर से बजने लगा, लेकिन वह कॉल को नजरअंदाज करता रहा। 2-3 बार रिंग होने के बाद उसने बाइक साइड में रोक कर देखा कि यह फिर से माया का नंबर था। वीरेन ने जब मोबाइल कान से लगाया तो माया की ठंडी हंसी ने उसके रोंगटे खड़े कर दी। उसने तीखे शब्दों में कहा, वीरेन, क्या तुम अपनी संध्या को बचाना चाहते हो? उसकी आवाज सुनते ही वीरेन का दिल जोर से धड़कने लगा और वह बुरी तरह घबरा गया। वह माया के आगे गिड़गिड़ाने लगा, माया, जो भी तुम चाहोगी मैं वही करूंगा, सिर्फ संध्या को कुछ मत करना। माया की आवाज में धमकी थी। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, चुपचाप पहाड़ी वाले मंदिर पर आ जाओ। वीरेन ने हड़बड़ाते हुए पूछा, मंदिर क्यों? माया ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे राजा, तुमसे शादी करनी है ना। वीर जानता था कि यह लड़की उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन इस वक्त उसके पास संध्या को बचाने के लिए माया के साथ शादी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने कहा, ठीक है, संध्या को कुछ मत करना, मैं आ रहा हूं। वीरेन ने तुरंत अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त हार्दिक को फोन किया और उससे कहा, तुरंत संजीवनी हॉस्पिटल जाओ। दूसरी ओर संजीवनी हॉस्पिटल को माया के गुंडों ने पूरी तरह घेर लिया था। हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 7 में संध्या बेहोश पड़ी थी। माया ने अपने आदमियों को आदेश दिया था कि जैसे ही उसकी और वीरेन की शादी होगी, संध्या को जान से मार देना। हॉस्पिटल में स्टाफ, पेशेंट्स और उनके परिजन सभी एक कमरे में बंद थे, भय और आतंक से कांपते हुए। रूम नंबर 7 में डॉक्टर तिवारी, नर्स अरोमा और 5 खतरनाक गुंडे थे जिनके हाथों में मशीन अग्नि थी। कुछ देर बाद हार्दिक वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पीछे से किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। हार्दिक ने घबराते हुए हाथ उठाए और पीछे मुड़कर देखा तो सामने नकाबपोश खड़ा था। वह गरजते हुए बोला, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? हार्दिक ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम हार्दिक है और मैं 7 नंबर वाली पेशेंट संध्या का भाई हूँ। वह गुंडा हार्दिक की कॉलर पकड़कर उसे रूम नंबर 7 में ले गया और वहां खड़े बाकी गुंडों से कहा, यह लड़का संध्या का भाई है, मिलने आया है? एक गुंडे ने हंसते हुए कहा, मिलने आया है? मिलने दो ना, वैसे भी आज उसकी बहन मरने वाली है। हार्दिक संध्या के बेड के पास बैठ गया और उसकी कोमा में पड़ी निष्क्रिय काया को देखा। उसने संध्या का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, चिंता मत करो, मैं यहां हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हार्दिक संध्या को नहीं जानता था, लेकिन वीर के कहने पर वह यहां आ गया था। संध्या की हालत ऐसी थी कि मानो वह एक गहरी नींद में थी, जिस नींद से लौटना शायद अब उसके बस में नहीं था। तभी हॉस्पिटल के गहरे सन्नाटे को चीरती हुई किसी की सुरीली आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंजने लगी। कमरे में उपस्थित सारे गुंडे उस आवाज से चौंक गए। बाहर पहरा दे रहे बाकी गुंडे भी आवाज सुनकर अंदर आ गए। एक गुंडे ने कहा, ये क्या हो रहा है? ये गाना कौन गा रहा है? तभी अचानक बेड पर गहरी नींद में सोई हुई संध्या की आंखें खुली। उसकी आंखों का रंग बदलकर पूरी तरह श्वेत हो गया और उसका शरीर झटके से उठा। संध्या एकाएक उठकर बेड पर बैठ गई। उसके बिखरे बाल मानो किसी अदृश्य हवा से झूल रहे हो और उसकी आंखें एकदम से श्वेत हो गईं।
जैसे किसी दुष्ट आत्मा ने उसके शरीर को अपना बंदी बना लिया हो। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी गर्दन झुका ली और खामोशी से उसी मुद्रा में बैठी रही। हार्दिक ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर तिवारी ने उसे रोक लिया। डॉक्टर तिवारी, जो सामान्यतः भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, इस दृश्य को देखकर समझ गए कि संध्या के शरीर पर इस समय कोई शैतानी ताकत का कब्जा था। कमरे में मौजूद डॉक्टर, नर्स अरोमा और हार्दिक सभी इस भयावह दृश्य से स्तब्ध थे। हार्दिक ने धीरे धीरे संध्या के पास खड़े होकर अपनी नजरें डॉक्टर और नर्स पर डाली। नर्स अरोमा उसके चेहरे के इस डरावने हाव भाव से चीख पड़ी। हार्दिक ने डॉक्टर को दरवाजे की ओर इशारा किया, मानो बचने का एकमात्र रास्ता वहां से भाग निकलने में हो। डॉक्टर तिवारी ने तुरंत हार्दिक का संकेत समझा और दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे नर्स अरोमा और फिर हार्दिक खुद। उनके पीछे गुंडों का हुजूम भी भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वे तीनों रूम नंबर 7 से बाहर निकले, दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया और सभी गुंडे कमरे के भीतर फंस गए। कुछ ही क्षणों बाद कमरे के भीतर से डरावनी चीखें सुनाई दी। फिर एकाएक सब कुछ शांत हो गया। डॉक्टर तिवारी और नर्स ने हार्दिक के साथ मिलकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा भयानक था। सभी गुंडे, जिन्होंने बाकी स्टाफ और मरीजों को बंधक बनाया था, अब वहां नहीं थे। जब लोग अंदर झांके तो रूम नंबर 7 का दृश्य देखने योग्य था। सब कुछ पहले जैसा सामान्य दिखाई दे रहा था। संध्या अपने बेड पर सोई हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और 8 गुंडे एकाएक गायब हो चुके थे। ये कैसे संभव था? सभी अवाक थे, भी अवाक। कमरे में ऐसा कुछ जरूर हुआ था जो मानव समझ से परे था। एक अदृश्य, अलौकिक शक्ति का खेल। उसी समय शहर से दूर पहाड़ी पर देवों के देव महादेव का पुराना मंदिर स्थित था, जिसे स्थानीय लोग पहाड़ी वाले बाबा के नाम से जानते थे। उसी मंदिर में माया और वीर की शादी हो रही थी। केवल एक अंतिम फेरा बाकी था। तभी हार्दिक का फोन आया। वीर ने माया की ओर देखा और कहा, मुझे 1 मिनट बात करनी है, मेरे दोस्त का फोन है। माया ने उसकी बात को अनसुना कर आसानी से कह दिया, जाओ बात कर लो। उसे विश्वास था कि अब तक हॉस्पिटल में उसके भेजे गुंडों ने संध्या को खत्म कर दिया होगा। वीर जैसे ही मंदिर के बाहर आया और मोबाइल कान से लगाया, उसने घबराते हुए हार्दिक से पूछा, तू कहाँ है? संध्या तो ठीक है ना? हार्दिक ने शांत स्वर में कहा, रिलैक्स, भाभी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। हार्दिक की यह बात सुनकर वीर को थोड़ी राहत मिली। फिर हार्दिक ने विस्तार से बताया कि हॉस्पिटल के रूम नंबर 7 में क्या क्या हुआ। वीर ने कॉल समाप्त करते ही मन एक ठोस निर्णय लिया। अब यह शादी नहीं होगी। उसकी संध्या को अब माया से कोई खतरा नहीं था। वह माया से बोला, माया, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गरजते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? वीर ने आसमान की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, हाँ, मैं शादी नहीं करूंगा। माया की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और तभी एक तेज हवा का झोंका मंदिर के चारों ओर गूंज उठा। मंदिर के सारे घंटे एक साथ बजने लगे। उनकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। आसमान में काले बादल घिराए और चारों ओर एक घना अंधकार छा गया। वातावरण अचानक से भयानक और रहस्यमय हो गया, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उस पल को जकड़ लिया हो। यह गीत सुनते ही माया की आत्मा भय के अथाह सागर में डूबने लगी। उसकी भयभीत आंखों को देख वीर समझ गया कि सरस्वती आ चुकी है और अब कावेरी यानी माया का अंत निकट है। इस गीत के प्रत्येक शब्द ने माया के अंदर अतीत की सारी काली छवियों को सजीव कर दिया, जैसे किसी दुःस्वप्न की गूंज हो। उसी क्षण हवा में लाल 60 पारंपरिक जोड़ों में एक आत्मा प्रकट हुई। उसके खुले बाल हवा में लहराते हुए, श्वेत तटकती आंखें प्रतिशोध से भरी हुई थी। वह आत्मा माया की ओर गुस्से में देख रही थी। उसकी आंखों से प्रतिशोध की ज्वाला फूट रही थी, मानो वह माया को उसी पल राख कर देगी। यह वही सरस्वती थी जिसे पिछले जन्म में कावेरी यानी माया ने वीर से अलग कर दिया था। माया ने अपने स्वार्थ में न जाने कितनों की जान ले ली थी और आज सरस्वती का प्रतिशोध उसे न्याय दिलाने आया था। माया की आंखों के सामने सरस्वती का यह क्रोधित रूप देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह जानती थी
कि आज वह सरस्वती के हाथों मारी जाएगी। माया धीरे धीरे डर के मारे पीछे हटने लगी, जैसे वह बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सरस्वती का क्रोध उसे जीवित नहीं छोड़ने वाला था। वह हवा में तैरती हुई माया की ओर बढ़ी, लेकिन शिव के पवित्र मंदिर की चौखट ने उसे रोक लिया। जैसे ही सरस्वती ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, मानो एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने बार बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे एक झटका लगा और वह पीछे हटने पर मजबूर हो गई। अंततः क्रोध से भरी हुई वह आत्मा अदृश्य हो गई। माया ने हंसते हुए कहा, देखा, मुझे कोई नहीं मार सकता। उसके ठहाके मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठे, लेकिन वीर ने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, नहीं, मेरी सरस्वती हार नहीं सकती। इस कावेरी का अंत तो निश्चित है। वीर ने मंदिर से बाहर कदम रखते ही सरस्वती को पुकारा, सरस्वती, कहाँ हो तुम? माया भी उसके पीछे पीछे मंदिर से बाहर आ गई और कहने लगी, वीर, अब वह वापस नहीं आएगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि मंदिर से बाहर निकलते ही उसने अपनी मौत को न्योता दे दिया था। सरस्वती की आत्मा अब भी उसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी और जल्द ही उसकी वापसी का संकेत मिल गया। अचानक वातावरण में फिर से भय का साया छा गया, जैसे प्रकृति ने खुद सरस्वती की वापसी की घोषणा कर दी हो। माया डर से मंदिर की ओर भागी, लेकिन इससे पहले कि वह मंदिर के अंदर प्रवेश कर सके, एक अदृश्य हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। अब उसका भगवान भी उसे बचाने नहीं आ सकता था। सरस्वती की आत्मा फिर से उसके सामने प्रकट हुई और इस बार उसका क्रोध माया को निगलने के लिए तत्पर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, कावेरी, तेरी वजह से न जाने कितनी निर्दोष जाने गई है। आज तेरा अंत निश्चित है। सरस्वती ने एक हाथ से माया का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। माया, जिसने कभी सोचा नहीं था कि वह इस दिन का सामना करेगी, अब अपने जीवन की भीख मांगने लगी। उसने घुटनों पर गिरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहन हूं। लेकिन उसकी आवाज सरस्वती के भयानक ठहाकों में खो गई, जो चारों ओर गूंजने लगे, मानो यह अंत का शंखनाद हो। उसने अपने आप को बचाने के लिए कहा था, क्या तुम्हें लगता है कि कावेरी ने तुम्हें मारा था? परंतु सच कुछ और था। उस मोहिनी के कारण तुम मरी थी, सरस्वती। कावेरी ने दृढ़ता से कहा, मैंने ही उसे उस कमरे में बंद किया था। लेकिन उसकी सफाई पर सरस्वती का ध्यान कहीं और था, मानो उसकी आत्मा सुनने को तैयार ही न हो। कुछ पलों बाद वातावरण में एक घना काला धुआं फैलने लगा। वहां क्या हो रहा था, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। चारों ओर सिर्फ सरस्वती की भयावह हंसी और माया की पीड़ा से भरी कराहें गूंज रही थी। यह सब हवा में तैरते हुए किसी अपशगुन की भांति प्रतिध्वनित हो रहा था। कुछ क्षण बीतते ही जैसे सब सामान्य हो गया। वीर ने जब वहां देखा तो न सरस्वती की आत्मा थी, न माया की उपस्थिति और न ही माया का मृत शरीर। वीर तुरंत अपनी बाइक पर बैठा और संजीवनी अस्पताल की ओर तेजी से भागा। जैसे ही वह अस्पताल के दूसरे माले के कमरे नंबर 7 में पहुंचा, उसके कदमों में थम सा गया। उसकी संध्या होश में थी। वह अपने बिस्तर पर बैठी मासूमियत से उसे देख रही थी। वीर भागकर संध्या के पास गया और उसे इस तरह गले से लगाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संध्या की वह सरल मुस्कान मासूमियत से पूछ रही थी, वीरेन, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वीर ने माफी मांगते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने संध्या का हाथ पकड़ते हुए वादा किया, मैं तुम्हें कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसने संध्या के माथे पर हल्के से चूमा और कहा, यह मेरा वादा है। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सरस्वती की आत्मा भी वहां कहीं ऊपर से दोनों के मिलन को देखकर प्रसन्न हो रही हो। उसने वीर को उसकी संध्या से पुनः मिला दिया था। शायद सरस्वती यह जानती थी कि मोहिनी भी वीर से प्रेम करती थी। अगर वह चाहती तो कावेरी की तरह मोहिनी भी वीर का प्यार छीन सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने प्रेम के लिए उसने अपनी दोस्ती को सर्वोपरि रखा और अपने प्यार का बलिदान कर दिया। यही तो प्रेम का सच्चा अर्थ होता है, त्याग। जाते जाते सरस्वती ने वीर से एक वादा लिया, मुझसे वादा करो कि तुम मेरी दोस्त मोहिनी का हमेशा ख्याल रखोगे। वीर ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया और कहा, यह मेरा वादा है। सरस्वती ने अपना आशीर्वाद देकर
वीर और संध्या को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब वीर उस गीत को सुनता है, उसे महसूस होता है कि सरस्वती कहीं उसके आसपास ही है, जैसे उसकी मीठी आवाज में वही पुराना गीत गुनगुना रही हो। दोस्तों, अगर यह पुनर्जन्म की प्रेम कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।